आज हम बात करेंगे 0 to 1 के बारे में। ये एक ऐसी सोच है जो भविष्य को समझने का एक बिल्कुल नया ढांचा देती है। ये हमें बताती है कि असली तरक्की वो कॉपी पेस्ट से नहीं आती, बल्कि कुछ एकदम नया बनाने से आती है। चलिए, इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। ये वो सवाल है जिससे लेखक के मुताबिक असली लीक से हटकर सोचने वालों की यानी ओरिजिनल थिंकर्स की पहचान होती है। सवाल ये है, ऐसा कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं। अब सुनने में तो ये हाँ ठीक है, एक साधारण सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब देना उतना आसान नहीं है। इंटेलेक्चुअली भी ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सोचिए, स्कूल में हमें हमेशा वही चीज़ें सिखाई जाती हैं जिन पर सब सहमत हैं। और साइकोलॉजिकली तो और भी मुश्किल है, क्योंकि भीड़ से अलग खड़े होने के लिए, एक अनपॉपुलर ओपिनियन रखने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना? तो एक अच्छे और बुरे जवाब में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जो बुरे जवाब होते हैं ना, वो अक्सर पॉपुलर ओपिनियंस होते हैं। ऐसी बातें जो सभी कह रहे हैं, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है या फिर किसी पुरानी घिसी-पिटी बहस का हिस्सा होते हैं। लेकिन एक अच्छा जवाब वो कुछ अलग होता है। वो आज की दुनिया को एक एकदम नए नजरिए से देखता है, और यही नजरिया हमें एक तरह से भविष्य की झलक दिखाता है। तो इस सवाल का एक दमदार जवाब देने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोग्रेस यानी तरक्की होती कैसे है। मोटे तौर पर इसके दो बुनियादी तरीके हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। इसे 1 से n तक जाना भी कह सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो चीज़ें पहले से काम कर रही हैं उनकी कॉपी करना, उनको फैलाना। जैसे सोचिए कि एक टाइपराइटर है, तो बस उसी की 100 और कॉपियां बना दी। ये है 1 to n। और जब यही चीज़ हम बड़े पैमाने पर, मतलब पूरी दुनिया के स्तर पर देखते हैं, तो इसके लिए एक शब्द है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। एक जगह की कामयाब चीज को पूरी दुनिया में फैलाना। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने विकसित देशों की टेक्नोलॉजी को कॉपी किया और उससे तेजी से तरक्की की। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। ये है वर्टिकल प्रोग्रेस। इसको कहते हैं 0 से 1 का सफर। देखिए, ये नकल करना नहीं है, ये कुछ एकदम नया बनाना है, ऐसा कुछ जो पहले था ही नहीं। उदाहरण के लिए, टाइपराइटर की 100 कॉपियां बनाने की जगह एक वर्ड प्रोसेसर बना देना, ये है 0 to 1। और इस वर्टिकल प्रोग्रेस के लिए जो एक शब्द है वो है टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दें, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या फोन नहीं है। इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी का मतलब है कुछ भी करने का कोई भी नया और बेहतर तरीका। तो इसका सार क्या है? सिंपल, ग्लोबलाइजेशन है 1 से n, यानी मौजूदा चीजों को फैलाना, और टेक्नोलॉजी है 0 से 1, यानी बिल्कुल नई चीजें बनाना। यही दो अलग अलग ताकतें हैं जो हमारे भविष्य को आकार देती हैं। अच्छा, तो अब जब हमने प्रोग्रेस के इन दो रूपों को समझ लिया है, तो चलिए वापस चलते हैं उस पहले सवाल पर। तो फिर लेखक का वो जरूरी सच क्या है? वो कौन सी ऐसी बात है जिस पर ज्यादातर लोग उनसे सहमत नहीं होंगे? लेखक का जवाब है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया का भविष्य ग्लोबलाइजेशन से तय होगा, लेकिन सच ये है कि टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा मायने रखती है। यही उनका सेंट्रल 0 to 1 आइडिया है कि असली बदलाव नकल करने से नहीं, नए आविष्कार से आएगा। सोचकर देखिए, क्यों? अगर हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पर निर्भर करते हैं तो क्या होगा? हमारे पास संसाधन सीमित हैं। अगर चीन और भारत जैसे देश आज की टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका जितनी ऊर्जा खपत करने लगे, तो प्रदूषण का क्या होगा? पर्यावरण का क्या होगा? ये बहुत खतरनाक होगा। सिर्फ पुराने तरीकों को कॉपी करके हर जगह फैला देना, ये टिकाऊ नहीं है। बिना नई बेहतर टेक्नोलॉजी के ये मॉडल काम नहीं करेगा। तो ठीक है, हमारा भविष्य नई टेक्नोलॉजी पर टिका है, लेकिन यहाँ एक पेच है, एक पहेली है, और वो ये कि प्रोग्रेस अपने आप नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप होती रहेगी। अगर हम इतिहास को देखें तो हजारों सालों तक तरक्की बहुत ही धीमी रफ्तार से चली। फिर अचानक 18वीं सदी से 1970 तक लगभग 200 सालों में टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त उछाल आया, स्टीम इंजन से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक। लेकिन 1970 के बाद से कंप्यूटर और कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में तरक्की की रफ्तार काफी हद तक धीमी हो गई है। पिछली पीढ़ियों ने क्या सोचा था भविष्य के बारे में? 1960 के दशक में लोग कल्पना करते थे कि उड़ने वाली कारें होंगी, चांद पर छुट्टियां होंगी
और ऊर्जा इतनी सस्ती होगी कि मीटर लगाने की जरूरत ही ना पड़े। और हमें क्या मिला? हमें मिला स्मार्टफोन, जो हमें भटकाता है, जबकि हमारे आसपास की दुनिया, घर, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, वो सब अजीब तरह से पुराने ही हैं। तो जो भविष्य उम्मीद किया गया था और जो हमें मिला, उसमें एक बहुत बड़ा फासला है। तो आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हम बस बैठकर इंतजार करें कि तरक्की अपने आप हो जाएगी। असली चुनौती है उन नई टेक्नोलॉजी की कल्पना करना और उन्हें बनाना जो इस 21वीं सदी को सच में पिछली सदियों से बेहतर और समृद्ध बना सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 0 से 1 वाली टेक्नोलॉजी आखिर आती कहाँ से है? इसे बनाता कौन है? और इसका जवाब है स्टार्टअप्स। नई तकनीक नए उद्यमों से आती है, यानी स्टार्टअप्स से। स्टार्टअप्स क्या है? कुछ लोगों का एक छोटा सा समूह जो एक मिशन से बंधे होते हैं, दुनिया को बदलने के मिशन से। पर बड़ी कंपनियां क्यों नहीं, या कोई अकेला जीनियस क्यों नहीं? देखिए, बड़ी कंपनियों में नौकरशाही होती है, काम धीरे होता है और वो जोखिम लेने से डरते हैं। और एक अकेला जीनियस हो सकता है एक शानदार पेंटिंग बना दे या कोई किताब लिख दे, लेकिन वो अकेला पूरी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकता। स्टार्टअप का मॉडल इसीलिए काम करता है। काम करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, लेकिन टीम को इतना छोटा भी रहना पड़ता है कि वो तेजी से काम कर सके। और सबसे जरूरी बात, एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है उसकी नई सोच। और छोटा आकार उस नई सोच के लिए जगह देता है, आज़ादी देता है। इसे इस तरह से भी कहा गया है कि एक स्टार्टअप लोगों का वो सबसे बड़ा समूह है जिसे आप एक अलग भविष्य बनाने की योजना पर मना सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक साझा विश्वास है, एक साझा मिशन है। तो आखिर में ये हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ता है, वो कौन सा जरूरी सच है जिसकी बुनियाद पर एक नया बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। 0 से 1 की तरह सोचना सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, ये सोच हर उस इंसान के लिए है जो अपने आसपास की चीजों पर सवाल उठाता है और बिजनेस और दुनिया को एक नए सिरे से बेहतर बनाना चाहता है। .com बबल, टेक की दुनिया में ये नाम एक तूफान की तरह आया था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस तूफान से हमने जो सबक सीखे वो शायद असल में गलत थे? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें थोड़ा हटकर सोचने पर मजबूर करेगा। वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग यकीन करते हैं? ये सवाल हमें बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए तैयार करता है। और ये सवाल हमें सीधे फ्रेडरिक नीचे के एक बहुत मशहूर कोट की याद दिलाता है। ये मार्केट बबल्स और उस भीड़ वाली सोच को आप जानते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है, जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा होता है और अक्सर वो दिशा गलत निकलती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, .com क्रैश के सिद्धांत। साल 2000 में जो क्रैश हुआ उसने बिजनेस की दुनिया के लिए कुछ ऐसे नियम बना दिए जो आज भी आप समझिए पत्थर की लकीर माने जाते हैं। उस क्रैश के बाद सिलिकॉन वैली में जैसे एक डर बैठ गया और उस डर से निकले ये 4 सुरक्षित नियम। पहला, बस छोटे छोटे सुधार करो ताकि कोई बड़ा रिस्क ना हो। दूसरा, लचीले रहो, बड़े बड़े प्लान मत बनाओ क्योंकि वो फेल हो जाते हैं। तीसरा, बस अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा बेटर बन जाओ। और चौथा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान दो, सेल्स पर नहीं। आप देखिए, बड़े विजन को खतरनाक और इन छोटे छोटे कदमों को समझदारी माना जाने लगा। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी की पूरी सोच ही गलत हो? चलिए दूसरे हिस्से में 90 के दशक को एक नए नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हमारी यादें वो अक्सर हमें धोखा दी जाती हैं और यहाँ कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। हम 90 के दशक को अक्सर एक बड़े आशावादी दौर के तौर पर याद करते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग थी। वो दशक असल में आर्थिक चिंता और पूरी दुनिया में अस्थिरता से भरा हुआ था। मंदी थी, रिकवरी बहुत धीमी थी और एक के बाद एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे। तो कुल मिलाकर माहौल काफी निराशाजनक था। और इसी निराशा भरे माहौल में .com का जो उन्माद था वो सिर्फ एक पागलपन नहीं था, वो असल में भविष्य पर लगाया गया एक हताश दांव था, क्योंकि उस वक्त लोगों को कहीं और कोई उम्मीद की किरण नजर ही नहीं आ रही थी। और मजे की बात यह है कि ये जो पूरा उन्माद था ये सिर्फ 18 महीने चला, सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक। एक बहुत ही छोटा लेकिन जबरदस्त दौर। और इस माहौल को समझने के लिए ना पेपैल की कहानी से बेहतर कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। पेपैल की जो शुरुआती स्ट्रैटेजी थी वो उस समय के हिसाब से भी कह सकते हैं पागलपन भरी लगती थी। उनका मॉडल क्या था?
कस्टमर पाने के लिए उन्हें सीधे पैसे दे दो। ये उस दौर की ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाली मानसिकता का एकदम परफेक्ट उदाहरण था। जरा सोचिए, हर नए कस्टमर को साइन अप करने पर $10, और अगर वो किसी और को लाता है तो उस पर भी $10। कस्टमर्स तो लाखों में आए और ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गई, लेकिन कंपनी का पैसा भी उतनी ही तेजी से जल रहा था। और फिर आया किस्मत का एक बहुत बड़ा मोड़। मार्च 2000 में, ठीक उस वक्त जब ये बबल फटने ही वाला था, उन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग उठा ली। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही रिस्की दाव था, और यही वो पैसा था जिसने उन्हें उस तूफान से बचा लिया जिसमें बाकी सब कंपनियां डूब गई। और पेपैल की यही कहानी हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है। हमारा तीसरा खंड, वो 4 नियम जो दरअसल तोड़ने के लिए बने हैं। अब हम उन सुरक्षित सिद्धांतों को सीधे सीधे चुनौती देंगे। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। एक तरफ है वो सुरक्षित सबक जो क्रैश के बाद सीखे गए, लेकिन दूसरी तरफ है असली सबक, वो सबक जो वाकई में बड़ी कामयाबी के लिए जरूरी हैं। छोटे कदमों की जगह बड़े और साहसी कदम, बिना प्लान के लचीला रहने की जगह एक मजबूत प्लान होना, कंपटीशन करने की जगह ऐसी चीज बनाना जिसका कोई कंपटीशन ही ना हो, और सेल्स प्रोडक्ट जितनी ही जरूरी है। ये वो आइडियाज है जिन्हें .com क्रैश के डर ने हमसे एक तरह से छीन लिया था। तो फिर असली सीख क्या है? ये सिर्फ .com बबल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम सब पिछली घटनाओं के आधार पर अपनी सोच, अपने विश्वास कैसे बना लेते हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। हाँ, उस समय कंपनियों की वैल्यूएशन गलत थी, बिल्कुल गलत थी, लेकिन एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की ताकत पर जो विश्वास था, वो विश्वास बिल्कुल सही था। यानी उस पागलपन में भी एक तरह की क्लैरिटी छुपी हुई थी। तो आखिर में इस सबसे क्या समझना चाहिए? सबसे अलग और हटकर सोचने का मतलब सिर्फ भीड़ का आंख बंद करके विरोध करना नहीं होता, बल्कि अपने लिए खुद से सोचना होता है। और यही सोच हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। हम बिजनेस और इस दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका कितना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पिछली गलतियों के डर से पैदा हुई एक प्रतिक्रिया है। अच्छा, बिजनेस के बारे में हम सब क्या सोचते हैं? यही ना कि कंपटीशन ही सब कुछ है। पर क्या हो अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? क्या हो अगर बिजनेस का असली मकसद कंपटीशन करना नहीं बल्कि उससे बचना हो? चलिए, इस पूरी बातचीत में मोनोपोली से जुड़े इस मिथक को तोड़ते हैं। तो शुरुआत इस दिलचस्प सवाल से करते हैं। ऐसी कौन सी मूल्यवान कंपनी है जिसे कोई नहीं बना रहा है? और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इस बात में कि कोई कंपनी कितनी वैल्यू बनाती है और उसमें से कितनी अपने पास रख पाती है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इस पहेली को समझने के लिए जरा 2012 के इन आंकड़ों को देखिए। अमेरिका की सारी एयरलाइंस ने मिलकर $160 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। उसी साल गूगल ने कमाए $50 बिलियन। तो साफ है, एयरलाइंस कहीं ज्यादा वैल्यू बना रही थी, है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका दूसरा पहलू तो और भी हैरान करने वाला है। एक तरफ गूगल का प्रॉफिट मार्जिन था 21% और दूसरी तरफ सारी एयरलाइंस का मिलाकर सिर्फ 0.2%, मतलब 100 गुना से भी ज्यादा का फर्क। और यही वजह है कि गूगल की वैल्यूएशन सभी अमेरिकन एयरलाइंस को मिलाकर भी 3 गुना ज्यादा थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। एक मूल्यवान कंपनी बनाने के लिए सिर्फ वैल्यू बनाना ही काफी नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि उस वैल्यू का कितना हिस्सा आप कैप्चर कर पाते हैं। और गूगल और एयरलाइंस के बीच का असली फर्क यहीं से शुरू होता है, कंपटीशन बनाम मोनोपोली। और यही वो दो मॉडल हैं, कंपटीशन और मोनोपोली, जो बिजनेस की दुनिया में लगभग सब कुछ समझाते हैं। यही बताते हैं कि क्यों कुछ कंपनियां आसमान छूती हैं और बाकी सिर्फ जिंदा रहने के लिए जूझती रहती हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स की किताबों में परफेक्ट कंपटीशन को एक आइडियल सिचुएशन बताया जाता है। ये एक ऐसा बाजार है जहां सारी कंपनियां एक जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं, किसी के पास कोई खास पावर नहीं होती और धीरे धीरे सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। मतलब असल दुनिया में ये सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही बेरहम लड़ाई है। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, मोनोपोली। अब देखिए, मोनोपोली का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ गलत आता है, कोई गैर कानूनी दादागिरी। पर यहां इसका मतलब है एक ऐसी कंपनी जो अपने काम में इतनी बेहतरीन है कि कोई दूसरी कंपनी उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती।
जैसे सर्च के मामले में गूगल, वो अपने मार्केट का बादशाह है। और यहीं पर वो आइडिया आता है जो हमारी पूरी सोच को सच में पलट कर रख देता है। कैपिटलिज्म और कंपटीशन एक दूसरे के दुश्मन हैं। कैपिटलिज्म का आधार है कैपिटल जमा करना, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो सारा प्रॉफिट ही खत्म हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो हमें साफ साफ दिखता क्यों नहीं? जवाब सीधा है, क्योंकि कंपनियां अपने फायदे के लिए अपनी मार्केट पोजीशन के बारे में सच नहीं बोलती, वो झूठ बोलती हैं। असल में ना, कंपनियां दो तरह के बड़े झूठ बोलती हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। मोनोपोली वाली कंपनियां ऐसे दिखाती हैं जैसे उनका बहुत बड़ा कंपटीशन है, जबकि असल में होता नहीं। और जो कंपनियां कंपटीशन में फंसी होती हैं वो अपनी जरा सी खासियत को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताती हैं। चलिए इन दोनों झूठों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले मोनोपोली का झूठ समझते हैं। गूगल का ही केस लेते हैं। अगर आप गूगल को सिर्फ एक सर्च इंजन की तरह देखें तो क्या दिखता है? 68% मार्केट शेयर, मतलब साफ साफ एक मोनोपोली। लेकिन गूगल खुद को ऐसे कभी नहीं दिखाता। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा हैं। और जैसे ही आप इस नज़र से देखते हैं, बूम, उनका मार्केट शेयर हो जाता है सिर्फ 3.4%। देखा कैसे वो अचानक एक छोटे से खिलाड़ी बन गए? और ये खेल यही नहीं रुकता। वो खुद को एक टेक कंपनी बताकर कहानी को और बड़ा कर देते हैं। पूरे ग्लोबल कंज्यूमर टेक मार्केट से अपनी तुलना करते हैं। और अब क्या हुआ? अब उनका शेयर 0.24% से भी कम रह गया है। तो इस तरह एक मोनोपोली बड़ी चालाकी से बाजार की परिभाषा ही बदल देती है ताकि वो नजर में ना आए। कंपटीशन में फंसी कंपनियां ठीक इसका उल्टा करती हैं। वो अपने मार्केट को इतना छोटा करके दिखाती हैं कि वो यूनिक लगें। जैसे कोई कहे, हम पालो ऑल्टो में इस गली पर ब्रिटिश खाना परोसने वाले इकलौते रेस्टोरेंट हैं। सुनने में तो बड़ा यूनिक लगता है ना? पर असलियत क्या है? असल में उनका कंपटीशन तो पालो ऑल्टो के सारे रेस्टोरेंट्स से है। लेकिन कंपटीशन की चुभन सिर्फ प्रॉफिट कम होने तक ही सीमित नहीं रहती। ये एक ऐसी दौड़ है जो सबको नीचे की तरफ ले जाती है, और इसकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसकी एक बहुत ही दर्दनाक मिसाल है मशहूर शेफ बर्नार्ड लोइसो। वो 3 मिशेलिन स्टार वाले शेफ थे। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मेरा एक भी स्टार कम हुआ तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। और जब एक राइवल गाइड ने उनके रेस्टोरेंट की रेटिंग गिरा दी तो उन्होंने सच में अपनी जान ले ली। सोचिए कंपटीशन का दबाव लोगों को किस हद तक तोड़ सकता है। तो देखिए, बात यह है कि बिजनेस में पैसा या तो एक जरूरी चीज होता है या फिर सब कुछ। मोनोपोली वाली कंपनियों के पास ये लग्जरी होती है कि वो सिर्फ पैसे से आगे भी सोच सके, अपने कर्मचारियों के बारे में, समाज के बारे में। लेकिन जो कंपटीशन में फंसे हैं उनके पास ये चॉइस ही नहीं है। उनके लिए तो हर दिन बस किसी तरह जिंदा रहने की लड़ाई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोनोपोली अच्छी चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन तर्क ये है कि क्रिएटिव मोनोपोली वो समाज के लिए बुरी नहीं बल्कि तरक्की का सबसे बड़ा इंजन होती हैं। हाँ, पर यहां एक फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक होती है स्टैटिक मोनोपोली, जो एक ठहरी हुई दुनिया में बस किराया वसूलती है, जैसे बोर्ड गेम में होता है। और दूसरी होती है क्रिएटिव मोनोपोली। ये वो हैं जो इस बदलती दुनिया में नई नई चीजें बनाती हैं और सबके लिए नए मौके पैदा करती हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री पर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि ये कंपटीशन की कहानी नहीं है, बल्कि एक के बाद एक आने वाली क्रिएटिव मोनोपोलीज की कहानी है। एक जमाने में IBM की हार्डवेयर मोनोपोली थी, फिर आई माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर मोनोपोली जिसने उसे तोड़ा। और फिर माइक्रोसॉफ्ट को किसने चुनौती दी? एप्पल ने, अपनी मोबाइल मोनोपोली से। तो इन सब बातों से हमें एक लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बनाने का एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही गहरा फॉर्मूला मिलता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो असल में कामयाबी और नाकामी के बीच की लकीर खींचता है। महान लेखक टोल्स्टॉय ने अपनी किताब एना कैरेनिना में एक बहुत मशहूर लाइन लिखी थी, सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन बिजनेस में कहानी बिल्कुल उल्टी है। सारी कामयाब कंपनियां एक दूसरे से अलग होती हैं। हर कोई एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी मोनोपोली बनाता है। और सारी नाकाम कंपनियां वो एक जैसी होती हैं। वो कंपटीशन के जाल से बाहर ही नहीं निकल पाईं। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कामयाबी का मतलब है कुछ ऐसा करना जो कोई और नहीं कर रहा। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अगर हर कामयाब कंपनी असल में एक मोनोपोली ही होती है तो फिर वो कौन सी यूनिक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करके एक नई मोनोपोली बनाई जा सकती है? कंपटीशन
बिजनेस की दुनिया में सबसे जरूरी चीज मानी जाती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये सब एक धोखा है, एक ऐसा जाल जिसमें असल में कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। चलिए इसी अजीब सी पहेली को, इस पैराडॉक्स को समझते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ इस एक स्लाइड में है। एक तरफ है क्रिएटिव मोनोपोली, मतलब कुछ नया बनाना, ऐसा नया कि सबको फायदा हो और बनाने वाले को भी तगड़ा सस्टेनेबल प्रॉफिट मिले। और दूसरी तरफ कंपटीशन, यहाँ सब एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, बिजनेस बस जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो सवाल यही उठता है कि अगर कंपटीशन से सिर्फ नुकसान होता है तो हम इसे इतना अच्छा और जरूरी क्यों मानते हैं? मतलब ये बात हमारे दिमाग में बैठ कैसे गई? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले कंपटीशन के मिथक को तोड़ेंगे, फिर जानेंगे कि हमें इसके लिए कैसे बचपन से ही तैयार किया जाता है। हम लड़ाई के नियमों को समझेंगे, कुछ बहुत ही हैरान करने वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे और आखिर में इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। चलिए सबसे पहले इस मिथक की बात करते हैं। देखिए, कंपटीशन कोई इकोनॉमिक्स का नियम नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी, एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनकर हम दुनिया को देखते हैं और यकीन मानिए ये हमारी सोच को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ देता है। और इस विचारधारा का नतीजा, हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो हमने खुद ही बुना है। और विडंबना तो देखिए, हम जितना ज्यादा मुकाबला करते हैं हमें उतना ही कम मिलता है। तो आखिर ये कंपटीशन का जुनून आता कहाँ से है? सच तो ये है कि इसकी जड़ें हमारे स्कूल और कॉलेजों में हैं। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें एक दूसरे से लड़ने के लिए ही तो तैयार करता है। इस किताब के लेखक पीटर थील के अपनी कहानी ले लीजिए। उनकी पढ़ाई एक टूर्नामेंट की तरह थी। 8th क्लास से लेकर लॉ स्कूल तक हर कदम पर कंपटीशन और भी मुश्किल होता गया। सबके सब एक ही ट्रॉफी के पीछे भाग रहे थे और सबसे बड़ा इनाम था सुप्रीम कोर्ट की क्लर्कशिप। पर हुआ क्या? वो ये रेस हार गए। कई सालों बाद जब वो पेपाल जैसी कंपनी खड़ी कर चुके थे, उनके एक दोस्त ने पूछा, पीटर, अच्छा हुआ ना तुम्हें वो क्लर्कशिप नहीं मिली? और बस उसी पल उन्हें समझ आया, वो जो सबसे बड़ा प्राइज था उसे हारने में ही उनकी सबसे बड़ी जीत छुपी थी। उसी हार ने उन्हें उस भीड़ से अलग किया और अपना रास्ता बनाने पर मजबूर कर दिया। तो ये कंपनियां आपस में लड़ती क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमारे पास दो अलग-अलग नजरिए हैं। एक है कार्ल मार्क्स का और दूसरा विलियम शेक्सपियर का। मार्क्स का कहना था कि लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो अलग होते हैं, जैसे अमीर बनाम गरीब, मालिक बनाम मजदूर। लेकिन शेक्सपियर की दुनिया में लड़ाई की वजह अलगाव नहीं बल्कि समानता होती है। लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक जैसे होते हैं और उनकी दुश्मनी इतनी गहरी हो जाती है कि उन्हें याद तक नहीं रहता कि झगड़ा शुरू किस बात पर हुआ था। और बिजनेस की दुनिया में हैरान करने वाली बात यह है कि मार्क्स नहीं, शेक्सपियर सही साबित होते हैं। कंपनियां अपने कंपेटिटर पर नजर रखने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो ये भूल ही जाती हैं कि उनका असली मकसद क्या था। चलिए अब थ्योरी को छोड़ते हैं और असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं जहां इस शेक्सपियरियन ड्रामा ने कई बड़ी बड़ी कंपनियों को बर्बाद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल। ये कहानी किसी रोमियो और जूलियट से कम नहीं है। एक तरफ है मॉन्टेग्यू परिवार यानी माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी तरफ कैपुलेट परिवार यानी गूगल। दो इतने मिलते जुलते महारथी कि उनका टकराना तो जैसे तय ही था। और ये लड़ाई हर एक मोर्चे पर लड़ी गई, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सर्च इंजन तक। गूगल कुछ बनाता तो माइक्रोसॉफ्ट उसकी नकल करता, माइक्रोसॉफ्ट कुछ लॉन्च करता तो गूगल उसका जवाब लेकर आता। उनका मकसद इनोवेशन नहीं रह गया था बल्कि एक दूसरे को हराना बन गया था। और इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? जब ये दोनों आपस में ही लड़ने में लगे थे, एक तीसरी कंपनी एप्पल चुपचाप इन सब से आगे निकल गई। 2013 तक आते आते अकेले एप्पल की मार्केट वैल्यू गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की कुल वैल्यू से भी ज्यादा हो चुकी थी। ये बात साफ है कि युद्ध हमेशा महंगा पड़ता है। कंपटीशन का एक और बहुत बड़ा खतरा है, ये हमें उन चीज़ों के पीछे दौड़ाता है जो असल में हैं ही नहीं, एक मरीचिका की तरह। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 90s का .com बबल। Pets.com की कहानी याद है?
उस दौर में हर कोई ऑनलाइन पेट सप्लाई बेचना चाहता था। दर्जनों कंपनियां एक दूसरे का गला काटने पर तुली थीं। वो जीतने के लिए इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि जिस रेस में वो दौड़ रहे हैं उसकी कोई फिनिश लाइन है भी या नहीं। नतीजा, Pets.com के साथ $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी डूब गया। और कभी-कभी तो ये लड़ाई बहुत ही बचकानी और अजीब हो जाती है। ऑरेकल के लैरी एलिसन ने अपने एक पुराने कर्मचारी की कंपनी के बाहर आइसक्रीम ट्रक भेज दिए ताकि उसके एम्प्लॉयज नौकरी छोड़कर ऑरेकल में आ जाएं। ये लड़ाई बिलबोर्ड वॉर तक पहुंची, पर्सनल अटैक्स हुए और इसका अंत एक सीईओ के जेल जाने से हुआ। ये दिखाता है कि जब फोकस दुश्मन पर होता है तो बर्बादी अपनी ही होती है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है, पर सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले, इसका सल्यूशन क्या है? यहाँ दो ही रास्ते बताए गए हैं। पहला, अगर लड़ना बहुत जरूरी है तो पूरी ताकत से लड़ो और लड़ाई को जल्दी जीतो। लंबी लड़ाइयाँ सिर्फ दोनों पार्टियों को थकाती हैं, कोई नहीं जीतता। और दूसरा रास्ता, अगर आप निर्णायक रूप से जीत नहीं सकते तो अपने दुश्मन से हाथ मिला लो, मर्जर कर लो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है खुद पीटर थील की कंपनी पेपैल का। पेपैल और X.com कट्टर दुश्मन थे। एक ही गली में बैठकर एक दूसरे को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जब .com का बुलबुला फूटा तो उन्हें समझ आया कि या तो वो एक होंगे या फिर दोनों खत्म हो जाएंगे। उन्होंने मर्जर किया और बाकी तो इतिहास है। शेक्सपियर के हैमलेट का ये डायलॉग सब कुछ कह देता है। हम अक्सर छोटी छोटी बेमतलब की बातों पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी इज्जत दांव पर लगी होती है। बिजनेस में ये इज्जत की लड़ाई आपको दिवालिया बना सकती है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? अपनी सोच बदलना। जहां कहीं भी जबरदस्त कंपटीशन दिखे, उसे मौके की तरह नहीं बल्कि एक खतरे की घंटी की तरह देखिए। असली मौके तो वहां होते हैं जहां कोई और देख ही नहीं रहा होता। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज की दुनिया में ऐसी कौन सी लड़ाइयां हैं जो लड़ी तो जा रहे हैं पर शायद जीतने लायक हैं ही नहीं? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सोचिए, किसी बिजनेस की असली कीमत होती क्या है? क्या ये वो पैसा है जो वो आज कमा रहा है या फिर कुछ और? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक कंपनी की वैल्यू इस बात से तय होती है कि वो भविष्य में कितना पैसा कमाएगी और सबसे जरूरी, वो कितने समय तक टिकेगी। चलिए इसी को समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा देखते हैं। इसके लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2013 में, और एक सवाल पूछते हैं, एक $24 बिलियन का सवाल। उस वक्त ट्विटर, जो कि नुकसान में चल रहा था, उसकी वैल्यू न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि प्रॉफिट कमा रहा था, से 12 गुना ज्यादा क्यों थी? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें बिजनेस की वैल्यू के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। एक तरफ है ट्विटर, $24 बिलियन की कंपनी, जो असल में नुकसान में है, और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसकी वैल्यू सिर्फ $2 बिलियन के करीब है, लेकिन वो $133 मिलियन का प्रॉफिट कमा रही है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? तो फिर इस पहेली का जवाब क्या है? देखिए, जवाब आज में नहीं बल्कि आने वाले कल में है। किसी भी बिजनेस की असली कीमत उसके भविष्य से जुड़ी होती है। देखिए, किसी भी बिजनेस की वैल्यू इस बात से तय होती है कि वो भविष्य में कुल कितना पैसा बनाएगा और उस भविष्य की कमाई की आज के हिसाब से क्या कीमत है। निवेशक ट्विटर पर दांव इसलिए लगा रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले दशक में ये एक मोनोपोली जैसा प्रॉफिट कमाएगा, जबकि अखबारों का जो मोनोपोली वाला दौर था वो खत्म हो रहा था। ये चार्ट इस फर्क को और भी साफ कर देता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस, मान लीजिए कोई अखबार, उसकी ज्यादातर वैल्यू अगले कुछ सालों की कमाई से ही आती है। लेकिन एक टेक स्टार्टअप का मामला बिल्कुल उल्टा है। उसकी लगभग सारी वैल्यू 10 से 15 साल बाद आने वाले मुनाफे पर टिकी होती है। उन्हें शुरुआत में पैसा बनाने में वक्त तो लगता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है, क्या ये कंपनी आज से 10 साल बाद भी बाजार में टिकी रहेगी? सिर्फ छोटी मोटी ग्रोथ पर ध्यान देना बहुत खतरनाक हो सकता है। जिंगा और ग्रुपॉन जैसी कंपनियों ने यही गलती की। उन्होंने शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि वो ये देखना ही भूल गए कि उनकी कंपनी का भविष्य कितना टिकाऊ है। तो सवाल ये है कि कोई कंपनी दशकों तक कैसे टिक सकती है और भविष्य में जबरदस्त मुनाफा कैसे कमा सकती है? जवाब है, एक मोनोपोली बनकर। तो चलिए समझते हैं कि एक सफल मोनोपोली का ब्लूप्रिंट आखिर होता क्या है। देखिए,
हर मोनोपोली अपने आप में अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर में इन 4 में से कुछ खासियतें ज़रूर होती हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफ़ेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ब्रांडिंग। तो आइए एक-एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की, मतलब ऐसी तकनीक जो सिर्फ आपके पास हो। लेकिन सवाल ये है कि कोई टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर होनी चाहिए कि वो एक मोनोपोली बना सके। जवाब छिपा है सिर्फ एक नंबर में, 10 गुना। यहाँ एक सीधा सा नियम काम करता है। आपकी टेक्नोलॉजी अपने सबसे करीबी विकल्प से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। सोचिए, पेपैल ने चेक से पेमेंट करने के तरीके को 10 गुना ज्यादा तेज बना दिया। अमेज़न ने किसी भी आम बुक स्टोर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा किताबें ऑफर की। और एप्पल के आईपैड ने तो एक ऐसी डिवाइस को जिसे कोई काम का नहीं समझता था, एक 10 गुना बेहतर एक्सपीरियंस में बदल दिया। ठीक है, दूसरी खासियत है नेटवर्क इफेक्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई प्रोडक्ट जितना ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उतना ही बेहतर और यूजफुल होता जाता है। फेसबुक इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, नेटवर्क इफेक्ट्स वाली कंपनियों को अक्सर बहुत ही छोटे, खास मार्केट से शुरुआत करनी पड़ती है। और अब आते हैं तीसरी चीज पर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक मोनोपोली बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता है, वो और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। ये बात सॉफ्टवेयर कंपनियों पर खास तौर पर लागू होती है। क्यों? क्योंकि एक नया सॉफ्टवेयर बनाने का शुरुआती खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसकी एक और कॉपी बनाकर किसी नए यूजर को देने का खर्चा लगभग 0 होता है। और आखिर में चौथी खासियत है ब्रांडिंग। एक मजबूत ब्रांड, जैसा कि एप्पल ने बनाया है, मोनोपोली बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ब्रांड हमेशा एक मजबूत प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी की नींव पर ही खड़ा होता है। सिर्फ ब्रांडिंग के दम पर कोई बड़ी टेक कंपनी नहीं बन सकती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद याहू है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि एक मोनोपोली दिखती कैसी है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, इसे बनाया कैसे जाए? चलिए अब इसकी स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं। मोनोपोली बनाने का एक सीधा सा क्रम है। स्टेप 1, एक बहुत ही छोटे बाजार से शुरू करें। स्टेप 2, उस छोटे से बाजार पर पूरी तरह से अपना दबदबा कायम कर लें। और स्टेप 3, फिर धीरे धीरे उससे मिलते जुलते दूसरे बाजारों में फैलें। याद रखिए, शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बाजार पर कब्जा करना कहीं ज्यादा आसान होता है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल कौन है? अमेज़न। जेफ बेजोस ने शुरुआत की ऑनलाइन किताबों के एक बहुत ही छोटे से मार्केट से। एक बार जब उन्होंने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, तो फिर वो सीडीज और वीडियोस जैसे मिलते जुलते मार्केट्स में गए, और फिर धीरे धीरे आज वो द एवरीथिंग स्टोर बन गए। और हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, मुकाबला करने से बचें। आजकल डिसरप्शन शब्द का बड़ा चलन है, लेकिन असल में अगर आप कुछ सच में नया बना रहे हैं, तो आपका फोकस पुरानी कंपनियों से लड़ने पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ बनाने पर होना चाहिए। नैपस्टर ने म्यूजिक इंडस्ट्री से सीधी लड़ाई मोड़ ली और खत्म हो गया। वहीं पेपॉल ने पेमेंट के मार्केट को इतना बड़ा कर दिया कि उससे वीजा जैसी पुरानी कंपनियों को भी फायदा हुआ। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी आइडिया पर। ये एक ऐसी सोच है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ जोड़ती है। लक्ष्य पहला नहीं, आखिरी बनना है। हम सब ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में तो सुना ही है, मतलब बाजार में सबसे पहले आने का फायदा। लेकिन ये सिर्फ एक टैक्टिक है, गोल नहीं। असली गोल तो लास्ट मूवर बनना है, मतलब किसी मार्केट में आखिरी बड़ा डेवलपमेंट करके दशकों तक मोनोपोली वाले मुनाफे का मजा लेना। महान चेस प्लेयर होजे राउल कापाब्लांका की एक बहुत मशहूर बात है। वो कहते थे, सफल होने के लिए आपको बाकी सब चीज़ों से पहले खेल के अंत का अध्ययन करना चाहिए। और ये बात बिजनेस पर भी 100% लागू होती है। लंबी अवधि की सोच ही आपको टिकाऊ बनाती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और बड़े ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। अपने काम के क्षेत्र में वो कौन सा छोटा और ख़ास मार्केट हो सकता है जिस पर सबसे पहले पूरी तरह से कब्जा किया जा सके? बिजनेस की दुनिया में ना एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, वो ये कि कामयाबी किस्मत से मिलती है या फिर हुनर से। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये बड़ी अजीब बात है ना? मतलब जो लोग एकदम टॉप पर पहुंच गए हैं, उनसे तो एक सीधा साधा जवाब मिलना चाहिए, है ना? पर ऐसा है नहीं। दुनिया के सबसे कामयाब लोग भी इस एक सवाल पर बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं, अरे हम तो बस लकी थे।
तो दूसरे कहते हैं नहीं, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। और किस्मत वाली बात को मानने वालों में सबसे बड़ा नाम कौन है? खुद वॉरेन बफे। बफे हों, जेफ बेजोस हों या बिल गेट्स, इन सब ने कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी का श्रेय किस्मत को दिया है। उनका मानना है कि वो सही वक्त पर सही जगह पर थे और बस बात बन गई। लेकिन फिर कहानी का दूसरा पहलू भी है। हमारे सामने जैक डॉर्सी, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क जैसे लोग हैं। इन्हें सीरियल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां खड़ी कर दी। अब अगर कामयाबी सिर्फ किस्मत का खेल होती तो भाई कोई एक ही इंसान बार बार इतना लकी कैसे हो सकता है? ये तो साफ साफ हुनर की तरफ इशारा करता है, इत्तेफाक की तरफ नहीं। और बस यहीं आकर ना ये सारी बहस एक पेंचीदा मोड़ ले लेती है। देखिए, बिजनेस कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट तो है नहीं। हम टाइम में पीछे जाकर ये नहीं देख सकते कि अगर हालात जरा से अलग होते तो नतीजा क्या होता। मतलब सैंपल साइज जब बस एक हो तो कौन सा डेटा काम करेगा? तो शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। असली लड़ाई किस्मत और हुनर के बीच है ही नहीं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इंसान भविष्य को देखता कैसे है। क्या भविष्य वो है जिसे हम खुद बनाते हैं या फिर वो बस हो जाता है? तो पहले आते हैं वो लोग जो भविष्य को निश्चित यानी डेफिनेट मानते हैं। इनका मानना है कि देखो, मैं फ्यूचर को समझ सकता हूं, उसके लिए प्लान कर सकता हूं और उसे अपनी मेहनत से एक शक्ल दे सकता हूं। ये लोग 10 अलग अलग चीजों में ठीक ठाक होने के बजाय किसी एक बड़ी चीज में माहिर बनने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है वो लोग जो भविष्य को अनिश्चित यानी इनडेफिनेट मानते हैं। इनके लिए फ्यूचर एकदम धुंधला है, कोहरे जैसा। ये कोई एक बड़ा ठोस प्लान नहीं बनाते, बल्कि ये अपने सारे ऑप्शन खुले रखते हैं, हर चीज के लिए तैयार रहने की कोशिश करते हैं, जिसका असल में मतलब ये होता है कि वो किसी भी एक चीज के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते। अब सोचिए, क्या हो अगर हम भविष्य को देखने के इन दो तरीकों को आशावाद और निराशावाद के साथ मिला दें? तो हमारे पास 4 अलग अलग तरह के नजरिए या वर्ल्ड व्यू आते हैं जो ये समझाते हैं कि अलग अलग समाज दुनिया को कैसे देखते हैं। तो यहां हमारे सामने 4 तरह की मानसिकताएं आ जाती हैं। जैसे डेफिनेट पेसिमिस्ट चीन है, जो सोचता है भाई फ्यूचर मुश्किल होने वाला है तो आज ही तैयारी कर लो। वहीं इनडेफिनेट पेसिमिस्ट यूरोप है, जो बस ये चाहता है कि हालात और ना बिगड़े। एक जमाना था डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का, जब अपोलो प्रोग्राम जैसे बड़े बड़े प्लान बने। लेकिन आज की दुनिया, खासकर अमेरिका, एक अलग ही खाने में फिट होती है। 1980s के दशक से खासकर अमेरिका में एक सोच हावी हो गई है, और वो है अनिश्चित आशावाद की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग ये तो मानते हैं कि भविष्य बेहतर होगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि कैसे, और इसीलिए वो इसके लिए कोई ठोस प्लान भी नहीं बनाते। तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब ये कि एक ऐसी दुनिया में हम नई चीजें बनाने के बजाय जो चीजें पहले से हैं बस उन्हीं को इधर उधर करने लगते हैं। इंजीनियरिंग की जगह फिनेंस ले लेता है। बैंकर्स, वकील, कंसल्टेंट, ये सब लोग मौजूदा वैल्यू को ही नए नए तरीकों से पेश करते हैं, कोई नई वैल्यू नहीं बनाते। जरा फर्क देखिए, एक तरफ हैं अतीत की वो बड़ी बड़ी ठोस चीजें, गोल्डन गेट ब्रिज, चांद पर इंसान भेजना, और दूसरी तरफ है आज की दुनिया, ऐसे करियर्स जो कुछ बनाने पर नहीं बल्कि एक प्रोसेस पर टिके हैं। फाइनेंस, कंसल्टिंग और एक ऐसा सीवी बनाना जिसमें सारे दरवाजे खुले रहें। और ये सोचना हमारे पैसों के फ्लो में भी साफ दिखती है। कहानी कुछ यूं है, एक फाउंडर अपनी कंपनी बेचता है, पैसा बैंक में जाता है, बैंक उसे निवेशकों को देता है जो उसे आगे स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। अब देखिए, इस पूरी चेन में कोई ये नहीं पूछ रहा कि चलो इस पैसे से कुछ नया बनाते हैं। पैसा बस घूमता रहता है, क्योंकि पैसे को एक ऑप्शन की तरह रखना उसे किसी ठोस चीज में लगाने से ज्यादा कीमती माना जाता है। और ये मानसिकता सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये हमारे समाज के हर कोने में फैल गई है। राजनीति में देख लीजिए, हम भविष्य के बड़े प्लान से ज्यादा चुनावी सर्वे और भविष्यवाणियों में दिलचस्पी रखते हैं। फिलॉसफी में बहस इस पर नहीं होती कि एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, बल्कि इस पर होती है कि प्रोसेस क्या हो। और तो और बायोटेक में भी हम किसी ठोस थ्योरी पर काम करने के बजाय अक्सर रैंडम ट्रायल्स पर निर्भर रहते हैं कि शायद कोई दवा काम कर जाए। तो अगर ये अनिश्चितता की दुनिया सिर्फ प्रोसेस और ऑप्शंस के बारे में है, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब किस्मत के भरोसे बांटना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से किया गया डिजाइन है। ये अपने हाथों से एक निश्चित भविष्य बनाने का काम है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है स्टीव जॉब्स और एप्पल। जॉब्स का जुनून सिर्फ सुंदर प्रोडक्ट बनाने का नहीं था,
उनका सबसे बड़ा डिज़ाइन तो खुद उनकी कंपनी थी। एप्पल ने सालों पहले से प्लान बनाए, उन पर काम किया और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्होंने दुनिया बदल दी। ये एक निश्चित विजन था। या फिर मार्क ज़करबर्ग का वो किस्सा याद कीजिए। 2006 में जब याहू ने फेसबुक के लिए $1 बिलियन ऑफर किए, तो ज़करबर्ग ने बोर्ड मीटिंग शुरू होते ही कह दिया कि हम बेच नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में फेसबुक के लिए एक ऐसा निश्चित प्लान था जिसे बाहर की अनिश्चित दुनिया देख ही नहीं पा रही थी। और यही तो असली बात है। जिन फाउंडर्स के पास एक ठोस विजन होता है ना, उनके पास एक ऐसा ज्ञान होता है जिसे अनिश्चितता में जी रही दुनिया कभी सही से आंख ही नहीं सकती। वो भविष्य को एक मौके की तरह नहीं, बल्कि एक डिज़ाइन की तरह देखते हैं जिसे वो खुद बनाएंगे। तो ये बदलाव आखिर शुरू कहाँ से हो सकता है? जवाब है एक स्टार्टअप से। ये वो सबसे बड़ा कैनवस है जिस पर कोई एक इंसान पूरी निश्चितता के साथ अपनी मर्जी की तस्वीर बना सकता है। ये सिर्फ अपनी जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के एक छोटे से पर जरूरी हिस्से पर काबू पाने जैसा है। आखिर में ये सब कुछ इस सोच से शुरू होता है कि किस्मत ही सब कुछ नहीं है। ये इस विश्वास से शुरू होता है कि कोई भी इंसान महज एक लॉटरी टिकट नहीं है जिसे हवा में उछाल दिया गया हो, बल्कि अपनी किस्मत का डिजाइनर खुद है। हमारे आसपास, प्रकृति में, बिजनेस में, यहाँ तक कि हमारी अपनी जिंदगी में भी एक छिपा हुआ पैटर्न काम करता है। एक ऐसा नियम जो ये तय करता है कि क्यों कुछ चीजें, कुछ लोग या कुछ कंपनियां इतनी ज्यादा सफल हो जाती हैं जबकि बाकी सब बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आज इसी पैटर्न की कहानी समझते हैं। हजारों साल पहले कही गई ये बात आज भी उतनी ही सच है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि दुनिया के काम करने के तरीके पर एक कड़वी लेकिन सच्ची टिप्पणी है। एक ऐसा सिद्धांत जिसे हम हर दिन अपने चारों ओर हकीकत में बदलते हुए देखते हैं, भले ही हम उसे पहचान ना पाएं। अच्छा, सोचकर देखिए, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? एक महान वैज्ञानिक, एक प्राकृतिक आपदा और बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां। ये सब एकदम अलग लगते हैं, है ना? पर असल में ये सभी एक ही हैरान कर देने वाले यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं, असमान डिस्ट्रीब्यूशन का नियम। इसका एक मशहूर वर्जन है 80-20 का नियम। इसकी खोज विल्फ्रेडो पेरेटो ने की थी जब उन्होंने देखा कि इटली की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। और मजे की बात यह है कि यही पैटर्न उन्हें अपने बगीचे में भी दिखा, जहां 20% मटर की फलियां 80% मटर पैदा कर रही थीं। तो ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, इसे कहते हैं द पावर लॉ, और ये हर जगह है, बिल्कुल हमारी नजरों के सामने। लेकिन इसका सबसे जबरदस्त और साफ असर जहां दिखता है वो है वेंचर कैपिटल की दुनिया। चलिए वहीं चलकर इसे एक्शन में देखते हैं। वेंचर कैपिटल मतलब नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाना, एक बहुत ही हाई रिस्क गेम है। और ये पावर लॉ को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, इस उम्मीद में कि कुछ सफल हो जाएंगी और कुछ डूब जाएंगी। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है और ज्यादा कठोर भी। असलियत ये है कि कुछ गिनी चुनी कंपनियां इतनी ज्यादा सफल होती हैं कि बाकी सबका प्रदर्शन मायने ही नहीं रखता। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, जरा इस चार्ट को देखिए। ये फाउंडर्स फंड का असली डेटा है। ये जो लंबा वाला बार है, ये फेसबुक में किए गए एक इन्वेस्टमेंट से मिला रिटर्न है, और ये दूसरा वाला, ये उस फंड की बाकी सभी कंपनियों से मिला टोटल रिटर्न है। मतलब अकेले फेसबुक ने बाकी सबसे ज्यादा कमा कर दिया। और यही है वेंचर कैपिटल का सबसे बड़ा राज। एक ही इन्वेस्टमेंट इतना कमाकर देता है जितना बाकी सब मिलकर भी नहीं दे पाते। ये एक ऐसा सच है जो हमारी रोजमर्रा की सोच से एकदम उल्टा है। इस सच्चाई की वजह से वीसीज के लिए दो बड़े अजीब से नियम बन जाते हैं। पहला, सिर्फ उसी कंपनी में पैसा लगाओ जिसमें अकेले पूरे फंड को लौटाने का दम हो। और दूसरा, क्योंकि पहला नियम इतना मुश्किल है, इसलिए इसके अलावा कोई और नियम हो ही नहीं सकता। इसे और अच्छे से समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। एंड्रीसन हॉरोविट्ज को इंस्टाग्राम पर 312 गुना रिटर्न मिला। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, उनके $1.5 बिलियन के फंड के हिसाब से सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए उन्हें ऐसी 19 और इंस्टाग्राम जैसी हिट्स चाहिए थी। ये दिखाता है कि पावर लॉ की दुनिया में सफलता का पैमाना कितना बड़ा होता है। अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये पावर लॉ इतना ताकतवर है तो ये इतनी आम बात क्यों नहीं है?
हम इसे रोज-रोज क्यों नहीं देख पाते? इसकी एक बड़ी वजह है वक्त। पावर लॉ का असर दिखने में सालों लग जाते हैं। देखिए, पहले साल में तो सारे स्टार्टअप एक जैसे ही दिखते हैं। 5 साल बाद भी ये बताना मुश्किल होता है कि असली विनर कौन होगा। लेकिन 10 साल बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक कंपनी आसमान छू रही होती है और बाकी सब बहुत पीछे। यहाँ तक कि जो प्रोफेशनल निवेशक होते हैं वो भी अक्सर इस पैटर्न को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादातर टाइम नई कंपनियों के साथ बीतता है जहाँ सब एक जैसे लगते हैं। और विडंबना देखिए, उनका ज्यादा ध्यान उन कंपनियों पर होता है जो मुश्किल में हैं, न कि उन पर जो रॉकेट की तरह उड़ रही हैं। उनका रोज का काम छोटी-मोटी जीत हार के बारे में होता है, न कि इस बड़ी तस्वीर के बारे में। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि पावर लॉ एकदम असली है और इसका असर बहुत बड़ा है। देखिए, वीसी फंडेड कंपनियां जीडीपी का 0.2% से भी कम हिस्सा हैं, लेकिन यही छोटा सा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर की 11% नौकरियां और जीडीपी का 21% रेवेन्यू पैदा करता है। यही है पावर लॉ का असली खेल, कुछ चुनिंदा लोगों का जबरदस्त प्रभाव। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि वेंचर कैपिटल की दुनिया में पावर लॉ कैसे काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना। जैसा कि अब हम देखेंगे, ये नियम सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये हमारे करियर और हमारे फैसलों पर भी उतना ही लागू होता है। सच तो ये है कि हम सब निवेशक हैं। जब कोई अपना करियर चुनता है तो वो एक तरह से भविष्य पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा होता है। ये इस भरोसे पर लिया गया फैसला है कि जो काम आज किया जा रहा है उसकी कीमत आने वाले दशकों में भी होगी। हमें हमेशा से क्या सिखाया जाता है? यही कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, अपने ऑप्शंस खुले रखो, थोड़ी थोड़ी बहुत सारी चीजें सीख लो। हमें लगता है कि जोखिम को फैला देना ही समझदारी है। लेकिन जब बात किसी की जिंदगी और करियर की आती है तो ये सलाह पूरी तरह से गलत साबित होती है। क्यों? सीधी सी बात है, एक इंसान एक ही समय में 10 अलग-अलग करियर नहीं बना सकता। हम अपनी जिंदगी को स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो की तरह नहीं बांट सकते। जीवन एक पोर्टफोलियो नहीं है, इसमें एक ही बड़ा सोचा समझा दांव लगाना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के साथ किया क्या जाए? इसका मतलब है कि हमें अपने उस एक बड़े दाव के बारे में बहुत ध्यान से सोचना होगा। इसको ऐसे समझते हैं, अपनी खुद की कंपनी का 100% मालिक होना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो कंपनी फेल हो गई तो उस 100% की कीमत है 0। वहीं दूसरी तरफ गूगल जैसी एक रॉकेट शिप कंपनी का सिर्फ 0.01% हिस्सा भी करोड़ों का हो सकता है। और यही सबसे बड़ा सबक है। पावर लॉ की दुनिया में सही कंपनी का चुनाव करना उस कंपनी के अंदर अपनी पोस्ट चुनने से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक असाधारण रूप से सफल कंपनी का छोटा सा हिस्सा बनना एक साधारण कंपनी में बड़ी पोस्ट पर होने से कहीं ज्यादा कीमती है। तो अंत में यही सवाल बचता है, ये जानने के बाद कि सफलता कितनी असमान रूप से बटी हुई है और ये जानने के बाद कि कुछ दाव बाकी सबसे कहीं ज्यादा मायना रखते हैं, कोई इंसान अपना एक बड़ा केंद्रित दाव कहाँ लगाएगा? इस सवाल का जवाब किसी का भी भविष्य तय कर सकता है। नमस्ते। कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया की सारी बड़ी बड़ी खोजें तो हो चुकी हैं और अब कुछ भी नया जानने या खोजने के लिए बचा ही नहीं है। आज हम इसी सोच को, इसी धारणा को चुनौती देंगे और देखेंगे कि क्या वाकई दुनिया अब भी रहस्यों से भरी हुई है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करता है। अगर सच में सब कुछ खोजा जा चुका है तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर रहस्य अभी भी मौजूद हैं तो ये सवाल शायद सबसे जरूरी सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रहस्य से हमारा मतलब क्या है। हम यहाँ किसी जासूसी कहानी या कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ कुछ ज्यादा गहरे और मौलिक विचार की बात कर रहे हैं। तो रहस्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज नामुमकिन है। हाँ, ये मुश्किल हो सकती है, बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन सही मेहनत और लगन से इसे खोजा जा सकता है। ये एक ऐसी चुनौती है जो बस हल होने का इंतजार कर रही है। पाइथागोरस का उदाहरण इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। सोचिए, एक समय था जब एक त्रिभुज की भुजाओं के बीच का संबंध एक बहुत गहरा रहस्य हुआ करता था। इतना गहरा कि इसे जानने के लिए आपको एक खास पंथ में शामिल होना पड़ता था। और आज
आज ये ज्ञान इतना आम है कि हम इसे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। मतलब जो कल का रहस्य था वो आज का रिवाज बन गया है। अच्छा, एक बहुत जरूरी फर्क है रहस्य और पहेली के बीच। रहस्य, जैसा हमने कहा, मुश्किल हो सकता है लेकिन उससे सुलझाया जा सकता है, जैसे कोई गणित की समस्या। दूसरी तरफ है पहेली, एक ऐसी चीज जिसे जानना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है, जैसे ब्रह्मांड के कुछ अनसुलझे सवाल। हमें अपना ध्यान मुश्किल कामों पर लगाना चाहिए, नामुमकिन पर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया वाकई रहस्यों से भरी है तो फिर ज्यादातर लोगों ने उन्हें खोजना क्यों मन कर दिया है? ऐसा लगता है जैसे हमारे समाज ने कहीं न कहीं ये मान लिया है कि अब खोजने के लिए कुछ भी जरूरी बचा ही नहीं है। इस मानसिकता को समझने के लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प उदाहरण देखते हैं, टेड कजिंस्की का। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली गणितज्ञ था जो बाद में यूनाबॉमर के नाम से कुख्यात हुआ। उसका मानना था कि आधुनिक समाज इसीलिए इतना निराशाजनक है क्योंकि अब सारी सार्थक चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं। तो कजिंस्की का तर्क क्या था? उसका मानना था कि लोगों को खुश रहने के लिए मुश्किल लक्ष्य चाहिए होते हैं। पर उसके हिसाब से आज की दुनिया ने सारी मुश्किल समस्याएं तो सुलझा दी हैं और अब हमारे पास सिर्फ आसान या फिर नामुमकिन काम ही बचे हैं। ये सोच बहुत निराशावादी है, लेकिन ये दिखाती है कि कैसे कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि अब कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। कॉजिंस्की का विचार तो खैर एक चरम पर था, लेकिन ये 4 सामाजिक प्रवृत्तियों से जुड़ा है जो हमें रहस्य खोजने से रोकती हैं। पहला, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि छोटे छोटे सुरक्षित कदम उठाओ। दूसरा, हम गलत होने से इतना डरते हैं कि कोई जोखिम ही नहीं लेना चाहते। तीसरा, जो लोग पहले से सफल हैं वे अक्सर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें कुछ नया खोजने की जरूरत महसूस नहीं होती। और चौथा, हमें लगता है कि दुनिया इतनी जुड़ी हुई और प्रतिस्पर्धी है कि अगर कोई रहस्य होता तो कोई होशियार इंसान उसे पहले ही खोज चुका होता। तो इसका नतीजा क्या होता है? जब पूरा का पूरा समाज ही रहस्यों पर यकीन करना छोड़ दे तो क्या होता है? इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, जैसा हम अभी देखेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब लोग रहस्यों पर यकीन करना बंद कर देते हैं तो वो ये मानने लगते हैं कि बाजार जैसी चीजें कभी गलत हो ही नहीं सकती, वो हमेशा कुशल होती हैं। और पता है, इसी सोच की वजह से 1999 के इंटरनेट बबल और 2005 के हाउसिंग बबल को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। सबने मान लिया कि बाजार हमेशा सही होता है, उस पर सवाल उठाने की कोई जरूरत ही नहीं। और ये सिर्फ बाजारों की बात नहीं है, कंपनियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हेवलेट पैकर्ड यानी एचपी की कहानी एक जबरदस्त उदाहरण है कि जब कोई कंपनी तकनीकी रहस्यों की खोज करना बंद कर देती है तो उसका क्या हश्र होता है। ये स्लाइड एचपी की पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 90 के दशक में वो लगातार नई नई चीजें बना रहे थे, आविष्कार कर रहे थे और उनकी कीमत आसमान छू रही थी। लेकिन फिर उन्होंने खोज करना बंद कर दिया। उनका सारा ध्यान आविष्कार से हटकर कंपनी की अंदरूनी राजनीति और विलय जैसी प्रक्रियाओं पर चला गया। और नतीजा, एक दशक के अंदर ही उनकी कीमत जमीन पर आ गई। उन्होंने रहस्यों को खोजना छोड़ा और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो क्या इसका कोई हल है? हम इस सोच से बाहर कैसे निकलें? हम उस खोज की भावना को, उस जुनून को फिर से कैसे जगा सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाता है? स्क्रीन पर ये जो नंबर है 358, ये क्या है? ये उन सालों की संख्या है जब तक फर्मेट का अंतिम प्रमेय नाम की एक गणितीय पहेली अनसुलझी रही। सोचिए, 358 सालों तक दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमाग भी इसे हल नहीं कर पाए और इसे नामुमकिन मान लिया गया था। लेकिन एक गणितज्ञ एंड्रयू वाइल्स ने हार नहीं मानी। और वाइल्स की कहानी हमें सबसे बड़ी सीख देती है। वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये रहस्य सुलझाया जा सकता है। अगर हम पहले ही मान लें कि कोई चीज नामुमकिन है तो हम कभी कोशिश ही नहीं करेंगे, है ना? इसलिए किसी भी बड़ी खोज का पहला कदम ये विश्वास करना है कि रहस्य मौजूद हैं और उन्हें खोजा जा सकता है। तो अगर हम रहस्य खोजना चाहते हैं तो कहां से शुरू करें? देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह के रहस्य होते हैं। पहले हैं प्रकृति के रहस्य, यानी इस भौतिक दुनिया के नियम, और दूसरे हैं लोगों के बारे में रहस्य, वो बातें जो लोग या तो अपने बारे में जानते नहीं या फिर दुनिया से छिपाते हैं। लोगों से जुड़े रहस्यों को अक्सर कम आंका जाता है, पर वो उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं। रहस्य खोजने के लिए सबसे अच्छी जगहें अक्सर वो होती हैं जहां लोग कम ध्यान दे रहे होते हैं। जैसे भौतिकी को लीजिए।
इस पर इतना काम हो चुका है कि अब नए रहस्य खोजना बहुत मुश्किल है। लेकिन पोषण जैसे क्षेत्र को देखिए, ये बहुत जरूरी है, पर इस पर उतना व्यवस्थित ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी ही जगहों पर छिपे हुए रहस्य मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब जरा एयरबीएनबी और उबर के बारे में सोचिए। आज तो ये हमें बहुत सामान्य लगते हैं, है ना? लेकिन ये भी ऐसे रहस्य थे जो सबके सामने छिपे हुए थे। एयरबीएनबी ने बस खाली कमरों और सस्ते आवास की जरूरत को देखा। उबर ने जिन्हें सवारी चाहिए थी, उन्हें उन लोगों से जोड़ा जो अपनी गाड़ी चलाने को तैयार थे। उन्होंने बस पारंपरिक सोच से हटकर देखा और एक ऐसा अवसर खोज निकाला जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। चलिए, अब सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब आप एक रहस्य खोज लेते हैं तो उसके साथ करते क्या हैं? क्योंकि ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, ये कुछ नया बनाने के बारे में है। ये एक बड़ा सवाल है ना? क्या आप इसे हमेशा के लिए खुद तक ही रखते हैं, या फिर क्या आप इसे पूरी दुनिया को बता देते हैं? शायद सही जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। एक कंपनी किसी रहस्य को दुनिया के सामने लाने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। ये उन लोगों का एक समूह होता है जो एक साझा रहस्य पर, एक साझा विश्वास पर मिलकर काम करते हैं और दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। एक स्टार्टअप या एक महान व्यवसाय सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है। ये एक साझा विश्वास के इर्द गिर्द बनाया गया एक आंदोलन है, एक ऐसा रहस्य जिसे आप दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं, और जब आप उसे साझा करते हैं तो दूसरे लोग भी उस साजिश में आपके साथी बन जाते हैं। अंत में सब कुछ हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। क्या हम उसी जाने पहचाने घिसे पिटे रास्ते पर चलते रहेंगे, या फिर हम उन छिपे हुए रास्तों की तलाश करेंगे जो हमें नई और अनपेक्षित जगहों की ओर ले जाते हैं? दुनिया में आज भी बहुत कुछ खोजना बाकी है, अगर हम में उसे देखने का साहस हो। अच्छा, किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल दिन कौन सा होता है? पीटर थियल की माने तो वो है पहला दिन। जी हाँ, अ वेरी फर्स्ट डे। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि कैसे एक कंपनी की शुरुआत ही उसकी भविष्य की पूरी कहानी लिख देती है। तो चलिए इसी बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, पीटर थियल का एक बड़ा सीधा सा नियम है। उनके दोस्त मजाक में इसे थियल का नियम भी कहते हैं। और वो नियम ये है कि एक स्टार्टअप जिसकी नींव ही गड़बड़ हो, उसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है ना जिसे बदला नहीं जा सकता। और यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। शुरुआत में कितनी ताकत होती है ये समझने के लिए जरा ब्रह्मांड के बारे में सोचिए। जब बिग बैंग हुआ तो उसके कुछ ही माइक्रोसेकंड के अंदर फिजिक्स के वो सारे नियम तय हो गए थे जो आज भी अरबों साल बाद भी वैसे के वैसे ही हैं। है ना कमाल की बात? तो बस बिल्कुल वैसे ही एक स्टार्टअप का डीएनए भी होता है। उसके पहले कुछ महीनों में ही सब कुछ सेट हो जाता है, और ये जो शुरुआती फैसले होते हैं ना, ये समझिए पत्थर की लकीर बन जाते हैं हमेशा के लिए। और ये जो परमानेंस वाली बात है, ये सिर्फ यूनिवर्स तक ही सीमित नहीं है। एक और बहुत मजबूत उदाहरण है अमेरिकी संविधान। सोचिए, 1791 में इसे बनाया गया था और तब से लेकर आज तक इसमें सिर्फ 17 बार बदलाव हुए हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक बार नींव पड़ गई तो वो कितनी मजबूत होती है। एक बार नियम बन गए तो उन्हें बदलना भाई लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल यह है कि वो पहला सबसे जरूरी फैसला है क्या? वो है अपना को-फाउंडर चुनना, जिसे पीटर थियल एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, फाउंडिंग मैट्रिमनी। और ये नाम उन्होंने यूं ही नहीं दिया है। सच में एक को-फाउंडर चुनना शादी करने जैसा ही है। और जब संस्थापकों के बीच झगड़े होते हैं ना, तो वो किसी डिवोर्स से कम नहीं होते, उतने ही बुरे, उतने ही दर्दनाक। तो जाहिर है ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे बहुत बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए। तो फिर एक अच्छी मजबूत फाउंडर पार्टनरशिप बनती कैसे है? देखिए, इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, एक शेयर्ड प्री हिस्ट्री, मतलब लोग एक दूसरे को पहले से जानते हों, साथ में काम किया हो या साथ पढ़े हों। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स, यानी दोनों की काबिलियत एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे की कमी पूरी करती हों। और सबसे ज़रूरी, जेन्युइन पर्सनल केमिस्ट्री, एक असली तालमेल। और एक बात साफ है, किसी नेटवर्किंग इवेंट में मिले और चलो कंपनी शुरू करते हैं, ये वाला आइडिया तो अक्सर बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। सिर्फ सही को फाउंडर चुन लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छे रिश्ते भी बिखर सकते हैं अगर उनका ढांचा, उनका स्ट्रक्चर सही ना हो। लंबे समय तक सबको एक ही नाव में रखने के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए, और यहीं पर 3 शब्द बहुत जरूरी हो जाते हैं:
ओनरशिप, पोजेशन और कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप की। सीधा सा मतलब है कानूनी तौर पर कंपनी के शेयर्स, उसकी इक्विटी का मालिक कौन है, यानी फाउंडर्स, एम्प्लॉइज या इन्वेस्टर्स। फिर आता है पोजेशन। ये वो लोग हैं जो असल में डे टू डे बेसिस पर कंपनी को चला रहे हैं, जैसे कि मैनेजर्स और बाकी के एम्प्लॉइज। और आखिर में है कंट्रोल। ये है फॉर्मल गवर्नेंस, यानी कंपनी के बड़े फैसले कौन लेगा, और ये पावर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो क्या होता है जब ये तीनों ओनरशिप, पोजेशन और कंट्रोल एक साथ काम नहीं करते? इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है आरटीओ जैसा कोई भी सरकारी दफ्तर। सोचिए, कागज पर तो मालिक हम और आप हैं, यानी नागरिक, पर असल में कब्जा किसका है? ब्यूरोक्रेट्स का। नतीजा क्या निकलता है? टोटल मिसअलाइनमेंट। और हम सब जानते हैं कि वहां काम करवाना कितना मुश्किल होता है। तो स्टार्टअप की दुनिया में ये टकराव सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? ये होता है ओनरशिप यानी फाउंडर्स, और कंट्रोल यानी बोर्ड में बैठे इन्वेस्टर्स के बीच। देखिए, फाउंडर्स कंपनी को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाते हैं, वहीं इन्वेस्टर्स को अक्सर जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न चाहिए होता है। और जब ये दोनों चीजें टकराती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो तय है। तो इस टकराव को कम करने के लिए एक अच्छा इफेक्टिव बोर्ड बहुत जरूरी है। सवाल है, बोर्ड में कितने लोग होने चाहिए? पीटर थियल के हिसाब से जो आइडियल नंबर है वो है 3। और ये एक नियम बिल्कुल साफ है, बोर्ड में कभी भी 5 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक छोटा बोर्ड इफेक्टिव होता है, वहां बहस होती है, सबकी बात सुनी जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा बोर्ड, वो तो बस एक रबर स्टैम्प बन जाता है, जो किसी एक ताकतवर इंसान के फैसलों पर बस हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन नियमों की जो ये पक्का करते हैं कि टीम का हर सदस्य एक ही बस में एक ही दिशा में जा रहा है। पहला नियम, फुल टाइम कमिटमेंट, मतलब हर कोई, आई रिपीट, हर कोई फुल टाइम होना चाहिए। कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं, कोई कंसल्टेंट नहीं, क्योंकि आधा अधूरा डेडिकेशन काम नहीं करता। दूसरा नियम, सब एक ही जगह पर हों। फील का मानना है कि रिमोट वर्क धीरे धीरे मिसअलाइनमेंट पैदा करता है। जैसा कि इनके सी ने कहा था, ईदर you're ऑन द बस और you're ऑफ द बस, बस इतना ही। अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा उल्टा लगे, कि एक स्टार्टअप में कैश इज नॉट किंग। तो अगर कैश राजा नहीं है, तो फिर एक अर्ली स्टेज वेंचर बैक्ड स्टार्टअप के सीईओ की सैलरी कितनी होनी चाहिए? थील का नियम यहां भी एकदम साफ है, साल के $1.5 लाख से 1 पैसा ज्यादा नहीं। और इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। देखिए, कॉम्पनसेशन तय करता है कि किसी का फोकस कहाँ होगा। जब आप कैश देते हैं तो लोग प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं कि अभी क्या वैल्यू है और उसमें से अपना हिस्सा कैसे लें। लेकिन जब आप इक्विटी देते हैं तो फोकस पूरी तरह बदल जाता है। तब लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, नई वैल्यू क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। तब सब मिलकर कंपनी को बड़ा बनाने के लिए काम करते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बहुत सिंपल, अगर किसी से भविष्य बनवाना है तो उसे उस भविष्य में हिस्सेदार बनाना होगा। इक्विटी ही वो एक चीज है जो लोगों को लॉन्ग टर्म में एक साथ एक गोल की तरफ लेकर चल सकती है। फुल स्टॉप। चलिए, अब इन सारे नियमों से ऊपर उठकर एक फिलॉसफी की बात करते हैं, और वो फिलॉसफी है अपनी फाउंडिंग को हमेशा एक्सटेंड करते रहना। मतलब बनाने का, क्रिएट करने का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। बॉब डिलन की एक बहुत मशहूर लाइन है, ही हु इज नॉट बिजी बीइंग बोर्न इज बिजी डाइंग, यानी जो जन्म लेने में व्यस्त नहीं है वो मरने में व्यस्त है। और ये बात कंपनियों पर 100% लागू होती है। फाउंडिंग या स्थापना कोई एक इवेंट नहीं है जो पहले दिन होके खत्म हो गया, नहीं, ये एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ क्रिएशन है, हमेशा कुछ नया बनाने की, हमेशा जन्म लेते रहने की एक प्रक्रिया। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और ये हर कंपनी के लिए है, क्या वो अपनी फाउंडिंग को एक्सटेंड कर रही है या फिर वो धीरे धीरे खत्म हो रही है? और इस सवाल का जवाब ही सब कुछ है। नमस्कार, आज हम कंपनी कल्चर के बारे में एक ऐसी सोच को समझने जा रहे हैं जो शायद आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं, जब कोई कहता है एक बढ़िया मॉडर्न ऑफिस, तो जहन में क्या तस्वीर बनती है? शायद कुछ ऐसा ही, है ना? बीन बैग चेयर्स, पिंग पोंग टेबल्स, मुफ्त खाना, यहाँ तक कि ऑफिस में पेट्स लाने की भी आज़ादी। ये सारी चीज़ें सिलिकॉन वैली ने बहुत मशहूर कर दी हैं।
पर क्या हो अगर ये पूरी तस्वीर ही एक धोखा हो, एक खोखला दिखावा जिसमें कल्चर का असली मतलब कहीं खो गया हो? तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो यही भ्रम है कि अच्छी अच्छी सुविधाएं देने से ही एक बेहतरीन वर्कप्लेस बन जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। देखिए, कल्चर कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आप कंपनी में लाकर जोड़ देते हैं। कल्चर तो कंपनी का डीएनए है, उसकी पहचान है, मतलब एक मिशन पर निकले लोगों की एक टीम। तो अगर ये सब सुविधाएं जवाब नहीं है तो फिर क्या है? चलिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं जो इस सोच के बिल्कुल उलट है। ये वो पहली टीम थी जिसे पीटर थील ने बनाया था, और इनकी कहानी कल्चर के बारे में एक बहुत बड़ा राज खोलती है। साल 2002 में पेपैल को ईबे ने 1.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये टीम बस यूं ही बिखरने गई, बल्कि इस टीम के लोगों ने आगे चलकर टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियां बनाई। इनमें से 7 कंपनियां तो आज $1 बिलियन से भी ज्यादा की हैं। सोचिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस कल्चर का नतीजा था जो फालतू के फायदों पर नहीं बल्कि गहरे मजबूत रिश्तों पर बना था। रिश्ते इतने पक्के थे कि कंपनी बिकने के बाद भी वो लोग साथ मिलकर नई चीजें बनाते रहे। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे? और क्या कोई भी स्टार्टअप इस तरह की एक मजबूत मिशन पर चलने वाली टीम बना सकता है? इस पूरे तरीके का सार बस इस एक सवाल के जवाब में छिपा है। यही वो सवाल है जो सब कुछ तय करता है। देखिए, हम सबसे ज्यादा पैसे देते हैं या हमारे पास सबसे स्मार्ट लोग हैं, ये सब बहुत ही आम और बेकार जवाब हैं। अच्छे जवाब वो होते हैं जो खास तौर पर आपकी कंपनी के मिशन और आपकी टीम से जुड़े हों। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सुविधाओं की लड़ाई लड़नी ही नहीं है। जो इंसान मुफ्त की लॉन्ड्री से इम्प्रेस हो जाए वो शायद टीम के लिए सही इंसान है ही नहीं। इसके बजाय कंपनी को ये वादा करना चाहिए कि यहाँ बेहतरीन लोगों के साथ कुछ ऐसा काम करने का मौका मिलेगा जो कहीं और नहीं मिल सकता। मकसद है एक कबीला बनाना, मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो एक ही तरह से सोचते हों और अपने मिशन को लेके एकदम जुनूनी हों। अच्छा, एक बार जब ये कबीला बन जाता है तो कंपनी के अंदर का ढांचा भी ऐसा होना चाहिए जो आपसी झगड़ों को खत्म करे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाए। इसे हासिल करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, हर इंसान को सिर्फ एक मुख्य काम के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। जब हर किसी का रोल एकदम साफ होता है तो ऑफिस पॉलिटिक्स और कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। इससे लोगों में भरोसा बढ़ता है, मजबूत रिश्ते बनते हैं और यही चीज स्टार्टअप को मुश्किल वक्त में बचा कर रखती है। क्योंकि जब कोई स्टार्टअप फेल होता है ना, तो उसका कारण अक्सर बाहर का कंपटीशन नहीं बल्कि अंदर का छिपा हुआ झगड़ा होता है जो कंपनी को अंदर ही अंदर खा जाता है। और ये जो मिशन और कबीले पर इतना जोर है, ये हमें एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले लेकिन शक्तिशाली आइडिया की तरफ ले जाता है। जरा सोचिए, हर कंपनी एक स्केल पर होती है। एक तरफ है कंसल्टिंग फर्म्स जहां सब कुछ लेन देन पर आधारित है, और दूसरी तरफ है पंथ या कल्ट। यहाँ कल्ट का मतलब उसके नेगेटिव सेंस में नहीं बल्कि उसके सदस्यों के गहरे समर्पण से है। और तर्क ये है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टार्टअप्स असल में कल्ट्स के बहुत करीब होते हैं। ऐसी जगहें जहां लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते बल्कि एक साझा विश्वास और जुनून से जुड़े होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि कामयाब स्टार्टअप्स किसी ऐसी चीज के बारे में कट्टरता से सही होते हैं जिसे बाकी दुनिया समझ नहीं पाती। इसलिए ये गहरा समर्पण कोई कमी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो क्या आज की सबसे बड़ी सफलताएं सिर्फ कंपनियां हैं या फिर वे कुछ और हैं? एक आंदोलन, एक मिशन या शायद एक पंथ? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी छिपी हुई ताकत की जो ये तय करती है कि कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स आसमान छू लेते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये एक बहुत ही आम सोच है ना? और शायद हर एंटरप्रेन्योर और क्रिएटर के मन में ये सबसे बड़ा सवाल घूमता है, क्या सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही काफ़ी है? और इसका जवाब लगभग हमेशा नहीं होता है। और यहीं पर वो छिपा हुआ नियम सामने आता है जो तय करता है कि कौन सा प्रोडक्ट जीतेगा और कौन सा फेल हो जाएगा। आज की ये प्रस्तुति इसी छिपे हुए नियम को समझने की एक चाबी है। तो आज हम इसी लोकप्रिय मिथक को तोड़ने वाले हैं। इस रोडमैप के जरिए हम समझेंगे बेहतरीन प्रोडक्ट का वो बड़ा झूठ क्या है,
सेल्स की वो अदृश्य कला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की सही रणनीति कैसे बनती है, ये चैनल का नियम क्या बला है, और आखिर में कैसे हर कोई असल में एक सेल्स पर्सन ही है। तो ठीक है, सबसे पहले इसी झूठ की बात करते हैं। देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर साईफाई कहानी है जो सेल्स को लेकर हमारे समाज के रवैये को एकदम परफेक्टली दिखाती है। कहानी कुछ यूं है कि द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी में इंसानों को अपना प्लैनेट, अपनी धरती खाली करनी पड़ती है, तो पूरी की पूरी मानव जाति को 3 बड़े जहाज़ों में बैठकर निकलना है। अब होता यह है कि जो समाज के सबसे कीमती लोग माने जाते हैं, मतलब नेता, थिंकर्स, वो सब ए शिप में चली जाते हैं, और जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो सी शिप में। और फिर बचता है तीसरा ग्रुप, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, कंसल्टेंट्स। इन सबको बोला जाता है कि भाई तुम लोग बी शिप ले लो। अब बी शिप सबसे पहले निकल जाता है, और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। असल में ये एक चाल थी। बाकी सबने मिलकर इन बेकार लोगों से छुटकारा पाने का प्लान बनाया था। और जानते हैं ये बी शिप कहाँ लैंड करता है? हमारी पृथ्वी पर। तो यहाँ पर असली सबक छिपा है। ये जो कहानी में दिखाया गया नजरिया है, ये असल दुनिया की एक बहुत बड़ी और महंगी गलती को दिखाता है, खासकर टेक वर्ल्ड में। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, सेल्स की ये अदृश्य कला। सवाल तो यही उठता है कि भाई अगर सेल्स इतना जरूरी है तो इसे इतनी नीची नजर से क्यों देखा जाता है? ये देखिए, यहाँ बनाने वालों और बेचने वालों की दुनिया के बीच का टकराव कितना साफ दिखता है। इंजीनियर्स को लगता है कि उनका काम ही सबसे मुश्किल है, ट्रांसपेरेंट है, जबकि एक अच्छा सेल्स पर्सन जो मेहनत करता है वो तो कभी दिखाई ही नहीं देती। ये कोट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। सबसे अच्छी सेल्स तब काम करती है जब वो छिपी हो। हम सिर्फ खराब सेल्स वालों को ही नोटिस करते हैं। जो असली ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो तो अदृश्य होते हैं। मतलब सबसे बेहतरीन परसुएजन वो है जिसमें पता ही ना चले कि कुछ बेचा जा रहा है। टॉम सॉयर की वो क्लासिक कहानी तो याद ही होगी। उसने न सिर्फ अपने दोस्तों से बाड़ पर सफेदी करवाई, बल्कि उनसे इस काम को करने के लिए पैसे भी ले लिए। यही तो है माहिर, छिपी हुई सेल्स की कला। एक बोरिंग से काम को एक एक्सक्लूसिव मौके में बदल देना। और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सेल्स का काम इतना ज़रूरी है कि हर इंडस्ट्री में इसे अलग अलग फैंसी नामों के पीछे छिपा दिया जाता है। देखिए, एडवर्टाइजिंग बेचने वाले अकाउंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, और इसी तरह बाकी सब भी। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, डिस्ट्रीब्यूशन की रणनीति। अभी तक हमने क्यों को समझा, तो चलिए अब कैसे पर ध्यान देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही मूल नियम है, एकदम सीधा सा। किसी भी कस्टमर से जो टोटल कमाई हो रही है, यानी उसकी लाइफ टाइम वैल्यू, वो उस कस्टमर को पाने में लगी लागत से ज्यादा होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। ये टेबल देखिए, ये उन मुख्य रणनीतियों को दिखाता है। एक तरफ है स्पेसएक्स जैसी कंपनियां, जहां इलॉन मस्क खुद $1 मिलियन की रॉकेट लॉन्च डील्स करते हैं, और दूसरी तरफ है पेपैल जैसी कंपनियां, जिनका प्रोडक्ट जंगल की आग की तरह फैलता है। हर कीमत के लिए एक अलग चैनल होता है। और यहीं पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन डॉल्ड्रम्स। ये एक तरह का डेड जोन है, करीब $1000 की कीमत वाले प्रोडक्ट्स के लिए। ये इतने सस्ते होते हैं कि इन पर सेल्स पर्सन नहीं लगा सकते, और इतने महंगे होते हैं कि सिर्फ एक ऐड से काम नहीं चलता, और यहीं आकर कई छोटे बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो अब आता है हमारा चौथा हिस्सा, एक चैनल का नियम। ठीक है, हमारे पास ये सारे चैनल तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि चुने कौन सा? इसका जवाब छुपा है पावर लॉ में। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि किसी भी बिजनेस के लिए एक तरीका बाकी सभी तरीकों से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। ये ग्राफ इस पावर लॉ को एकदम साफ साफ दिखाता है। देख रहे हैं, एक चैनल आपको लगभग 95% रिजल्ट्स दे सकता है, जबकि बाकी सारे चैनल मिलकर भी कुछ खास नहीं कर पाते। वो बस ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी ठीक से काम में लाया जा सका, तो एक शानदार बिजनेस खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर कई चैनलों में हाथ आजमाया और किसी एक में भी महारत हासिल नहीं की, तो खेल खत्म। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। हर कोई एक सेल्स पर्सन है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ सेल्स टीम पर लागू नहीं होता, ये हम सब पर लागू होता है।
सोचिए जरा, एक फाउंडर या कर्मचारी लगातार लोगों को कुछ न कुछ बेच ही तो रहा होता है। जब नए लोगों को हायर करते हैं तो उन्हें कंपनी का मिशन बेचते हैं, इन्वेस्टर्स को भविष्य का सपना बेचते हैं, मीडिया को एक अच्छी कहानी और कस्टमर्स को तो प्रोडक्ट बेचते ही है। ये कोटेशन सब कुछ कह देता है। अपने आसपास देखिए, अगर कोई सेल्स पर्सन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप ही सेल्स पर्सन हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है ना, कि हम सब डिस्ट्रीब्यूशन की इस कला में अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं। एक डर जो आजकल हम सबको लगता है वो ये है कि टेक्नोलॉजी हमारी नौकरियां छीन लेगी, है ना। पर क्या हो अगर ये डर ही, मतलब ये पूरी सोच ही गलत हो। आज हम इसी पर बात करेंगे, एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर, इंसान और मशीन की पार्टनरशिप के फ्यूचर पर। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो एक सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या कोई मशीन आपकी जगह ले लेगी? क्या हमारी नौकरियां सेफ हैं? और देखिए, ये डर हवा में नहीं है, इसका एक सॉलिड रीजन भी है। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एंड्रीसन ने कहा था, और ये बहुत फेमस कोट है कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड, मतलब सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया को निगल रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि टेक्नोलॉजी की ये जो वेव है ये कितनी कितनी मैसिव है। और इससे भी एक कदम आगे एक और डराने वाली बात है। एंडी कैसलर का कहना है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों से छुटकारा पाना। सोचिए, ये सोच तो सीधे सीधे इंसानों को एक रुकावट मानती है, और शायद यही डर की असली जड़ है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये पूरा प्रेमिस ही गलत हो? क्या हो अगर टेक्नोलॉजी को देखने का हमारा ये नजरिया ही फंडामेंटली अधूरा हो? यहीं से ना कहानी में दो रास्ते निकलते हैं, दो अलग अलग फ्यूचर्स। एक है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन का, सीधा सा मतलब मशीनें आएंगी और इंसानों की जगह ले लेंगी, जॉब खत्म। और दूसरा रास्ता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी का, यानी पूरकता, जहां इंसान और मशीन दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर बनकर काम करेंगे। इसको समझने के लिए ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से compete करते हैं उन्हीं जॉब्स के लिए, राइट। पर टेक्नोलॉजी का खेल अलग है। यहाँ इंसान दूसरे इंसानों से compete नहीं कर रहे, यहाँ तो इंसान कंप्यूटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर्स हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, वो हमारे टूल्स हैं। और इसी आइडिया को कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी या पूरकता। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो काम इंसान अच्छे से कर सकते हैं वो कंप्यूटर नहीं कर सकते, और जो काम कंप्यूटर के लिए बना है वो हम नहीं कर सकते। लेकिन जब ये दोनों ताकतें मिल जाती है ना, तो जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, इंसानों की ताकत क्या है। हम इरादा बना सकते हैं, मुश्किल फैसले ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझ सकते हैं। और कंप्यूटर, वो डेटा प्रोसेसिंग में माहिर हैं, वो भी बहुत तेजी से। हम एक बिल्ली को देखते ही पहचान लेते हैं फ्लॉलेसली, पर कंप्यूटर स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को पहचानता है। और सबसे बड़ा फर्क, हमारी ज़रूरतें हैं खाना, घर, जबकि कंप्यूटर को बस थोड़ी सी बिजली चाहिए। ये गूगल वाला एग्जाम्पल तो कमाल का है। सोचिए, एक सुपर कंप्यूटर जिसमें 16,000 सीपीयूज लगे थे, उसको एक बिल्ली पहचानने में स्ट्रगल करना पड़ा, और वही काम एक 4 साल का बच्चा चुटकियों में कर लेता है। ये दिखाता है कि हमारी और मशीन की इंटेलिजेंस में कितना कितना बड़ा फंडामेंटल फर्क है। तो ठीक है, थियोरी तो समझ आ गई, पर रियल वर्ल्ड में ये काम कैसे करता है? इसके लिए पेपाल की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बात है साल 2000 की। पेपाल के लिए बहुत मुश्किल समय था। पता है क्यों? वो हर महीने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में $10 मिलियन से ज्यादा गंवा रहे थे। ह्यूज अमाउंट। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने इंसानों की एक टीम बिठाई, पर हर मिनट हजारों ट्रांजैक्शंस इम्पॉसिबल था। वो फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा, चलो सब कुछ ऑटोमेट कर देते हैं। एक सॉफ्टवेयर बनाया, पर जो फ्रॉड करने वाले थे वो बहुत स्मार्ट थे। वो हर बार उस सॉफ्टवेयर को भी धोखा दे देते थे। ये भी फेल हो गया। और फिर उन्होंने अपनाया हाइब्रिड तरीका। इसमें कंप्यूटर बस सस्पिशियस एक्टिविटी को फ्लैग करते थे, और फाइनल फैसला वो एक इंसान लेता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? ये जो ह्यूमन मशीन सिस्टम था, जिसका नाम उन्होंने रखा था ईगोर, इसी के वजह से पेपैल ने पहली बार प्रॉफिट कमाया। यह है कॉम्प्लीमेंटैरिटी की असली पावर का सबूत। और ये कहानी सिर्फ पेपैल की नहीं है।
पैलेंटियर वो भी इसी मॉडल को यूज करता है टेररिस्ट नेटवर्क्स और फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ने के लिए। लिंक्डइन को देखिए, वो रिक्रूटर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें इतने पावरफुल टूल्स दे रहा है कि उनका काम ही ट्रांसफॉर्म हो गया है। चाहे वो लॉ हो, मेडिसिन हो या एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को ऑब्सोलेट नहीं बनाएगी, बल्कि उन्हें और भी कैपेबल बनाएगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये आइडिया इतना पावरफुल है तो फिर हर कोई मशीनों के जॉब्स छीन लेने की बात क्यों करता है? मतलब ये सब्स्टिट्यूशन वाला आइडिया इतना पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब ना कंप्यूटर साइंस की अपनी आइडियोलॉजी में छिपा है। सोचिए, एकेडमिक्स में क्या होता है? उन्हें ट्रेन ही ऐसे किया जाता है कि वो इंसानी काम को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ें और फिर कोशिश करें कि कंप्यूटर उन टास्क्स को एक एक करके करना सीख जाए। और आजकल के जो बज़वर्ड्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रिप्लेसमेंट की इमेज, या फिर बिग डेटा। इससे ऐसा लगता है कि बस डेटा इकट्ठा कर लो और वैल्यू अपने आप बन जाएगी। ये ह्यूमन इंसाइट की जरूरत को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। और यहीं पर हमारा एक बायस काम करता है। हम ना जब कोई कंप्यूटर अकेला कोई छोटा मोटा कमाल करता है तो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, पर जब इंसान और कंप्यूटर मिलकर कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उसे उतना नहीं सराहते, उसे हम नॉर्मल मान लेते हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? हमें टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने का तरीका बदलना होगा, इस डर से बाहर निकलकर। हमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना होगा। देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग एआई का डर है कि रोबोट्स दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, ये सब 22वीं सदी की बातें हैं, आज की प्लानिंग का हिस्सा नहीं। हमें आज के अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए। असल में, जैसा कि ये उदाहरण कहता है, जैसे जैसे हम कंप्यूटर इस्तेमाल करने के नए तरीके खोजेंगे, वो सिर्फ वो काम बेहतर नहीं करेंगे जो इंसान पहले से करते हैं, बल्कि वो हमें वो करने में मदद करेंगे जो पहले अनइमेजिनेबल था, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं। ये गलत सवाल है। भविष्य की सबसे वैल्यूएबल कंपनियां ये पूछेंगी, हम इंसानों की मदद के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि हम मिलकर दुनिया की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और इसी सवाल के जवाब में हमारा फ्यूचर छिपा है। चलिए 21वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं। दुनिया एक बड़े पर्यावरण संकट से जूझ रही थी। बीजिंग में स्मॉग इतना घना था कि पास की इमारतें भी नहीं दिखती थीं और सांस लेना तक सेहत के लिए खतरनाक बन गया था। उस वक्त हर किसी को यकीन था कि अगली बड़ी चीज क्लीन टेक्नोलॉजी ही होगी। तो इस माहौल में एंटरप्रेन्योर्स ने हजारों क्लीन टेक कंपनियां खड़ी कर दी और इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी दिल खोलकर पैसा लगाया, $50 बिलियन से भी ज्यादा। सोचिए जरा, कितना पैसा है ये। मगर हुआ क्या? एक बेहतर साफ सुथरे प्लैनेट का सपना तो दूर की बात, इन्वेस्टर्स को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े बबल में बदल गया और फिर वो बबल जोरदार तरीके से फूट गया। ये वो दौर था जिसे ग्रीन घोस्ट्स का दौर भी कहा जा सकता है। सोलिंड्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां रातों रात गायब हो गईं। जरा सोचिए, अकेले 2012 में 40 से ज्यादा सोलर कंपनियां दिवालिया हो गईं। पूरा का पूरा उद्योग ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो सवाल उठता है, आखिर गलती हुई कहाँ? इतनी उम्मीद, इतना पैसा, लोगों का इतना सपोर्ट, फिर भी ये कंपनियां फेल क्यों हो गईं? देखिए, इसकी वजह कोई पॉलिटिक्स या खराब किस्मत नहीं थी। असल वजह कुछ और ही थी। ज्यादातर क्लीन टेक कंपनियां इसलिए फेल हुईं क्योंकि उन्होंने उन 7 बुनियादी सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिनका जवाब हर बिजनेस को देना ही चाहिए। तो चलिए इन 7 सवालों को एक एक करके समझते हैं। पहला, इंजीनियरिंग का सवाल। दूसरा, टाइमिंग। तीसरा, मोनोपोली। चौथा, लोग। पांचवां, डिस्ट्रीब्यूशन। छठा, ड्यूरेबिलिटी। और आखिर में 7वां, सीक्रेट सवाल। इन सभी के सही जवाब ही सफलता की चाबी हैं, और एक में भी चूक गए तो समझिए बर्बादी पक्की है। आइए अब जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे इन क्लीनटेक कंपनियों ने इन जरूरी सवालों के जवाब लगातार गलत दिए। सबसे पहले, इंजीनियरिंग का सवाल। देखिए, अगर किसी को कोई नया प्रोडक्ट अपनाना है तो उसे मौजूदा प्रोडक्ट से 10 गुना, जी हाँ 10x बेहतर होना चाहिए। लेकिन क्लीनटेक कंपनियां क्या कर रही थी? वो बस थोड़ा बहुत सुधार करके प्रोडक्ट ला रही थी, जो असल दुनिया की लागत और लोगों के शक के सामने टिक ही नहीं पाया। अब आते हैं मोनोपोली के सवाल पर।
यहाँ सबसे बड़ी गलती ये हुई कि सबने खरबों डॉलर के बड़े बड़े मार्केट पर निशाना साधा। और इतने बड़े मार्केट का मतलब क्या होता है? जाहिर है गला काट कंपटीशन। जबकि सही स्ट्रैटेजी होती है एक छोटे खास मार्केट को चुनकर उस पर पूरी तरह से छा जाना। क्लीन टेक कंपनियां अक्सर मार्केट को लेकर एक भ्रम में जीती थीं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी खुद को ये यकीन दिला सकती है कि अमेरिकी सोलर मार्केट में उसका 10.5% हिस्सा है और वो एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है। लेकिन रुकिए, जैसे ही हम पूरी दुनिया के सोलर मार्केट को देखते हैं, वही 10.5% की हिस्सेदारी सिकुड़कर 1% से भी कम रह जाती है। और अब देखिए असली तस्वीर। जब हम पूरी दुनिया के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट को देखते हैं तो कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 0 हो जाती है। सबक क्या है? एक बड़े ख्याली मार्केट में छोटी मछली बनने से कहीं बेहतर है एक छोटे असली मार्केट पर कब्जा करना। फिर आता है लोगों का सवाल, मतलब कंपनी चला कौन रहा है? कई फेल हुई क्लीन टेक कंपनियों में एक पैटर्न था। वहां सूट बूट पहने सेल्समैन एग्जीक्यूटिव थे जो पैसा जुटाने में तो माहिर थे लेकिन प्रोडक्ट बनाने में नहीं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जबकि ग्रीन फ्लैग क्या है? टी शर्ट पहने असली टेक्नोलॉजिस्ट जो प्रोडक्ट बनाने और उससे बेहतर करने के जुनून में जीते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की नाकामी को समझने के लिए बेटर प्लेस की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। इस कंपनी ने $800 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग उठाई थी, लेकिन फिर भी बुरी तरह फेल हो गई। क्यों फेल हुई? क्योंकि एक कार खरीदना इतना मुश्किल बना दिया गया था कि कोई सोच भी नहीं सकता। प्रोडक्ट क्या है यही साफ नहीं था। खरीदने का प्रोसेस किसी बुरे सपने जैसा था और ऊपर से एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना ही पड़ेगा। नतीजा, कंपनी बंद होने से पहले सिर्फ 1000 कारें बिकी। और ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब है भविष्य को भांप पाना। क्लीन टेक इंडस्ट्री यहां भी चूक गई। वो 2 बड़ी ताकतों को देख ही नहीं पाई। एक तो चीन से आने वाला जबरदस्त कंपटीशन और दूसरा था फ्रैकिंग का उदय। ये नेचुरल गैस निकालने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने गैस की कीमतें गिरा दी और रिन्यूएबल एनर्जी के सारे बिजनेस मॉडल को तहस नहस कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दौर की हर कंपनी फेल हुई। एक कंपनी थी जिसने इन 7 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए, और वो थी टेस्ला। चलिए देखते हैं कैसे। उनकी टेक्नोलॉजी 10 गुना बेहतर थी। उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पर सरकारी लोन हासिल किया। उन्होंने पहले एक छोटे हाई एंड मार्केट पर कब्जा जमाया। टीम को एक इंजीनियर यानी एलन मस्क लीड कर रहे थे। उन्होंने अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। एक मजबूत ब्रांड के साथ वो सबसे आगे हैं। और उनका सीक्रेट, वो जानते थे कि लोग सिर्फ ग्रीन कारें नहीं बल्कि कूल कारें चाहते थे। तो क्लीन टेक की इस पूरी कहानी से इनोवेशन के बारे में क्या बड़ा सबक मिलता है? अगर हम .com बबल और क्लीन टेक बबल को साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले खूब हल्ला होता है, पैसा लगता है और फिर सब ढह जाता है। यहाँ सबसे ज़रूरी सबक ये है कि सिर्फ एक बड़ा सही आइडिया होना काफ़ी नहीं है। जैसे ये कहना कि इंटरनेट भविष्य है या दुनिया को क्लीन एनर्जी चाहिए, इससे एक सफल कंपनी नहीं बनती। लेकिन बबल फटने का मतलब ये नहीं कि अच्छे आइडिया हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। .com क्रैश के बाद ही तो वेब 2.0 की कंपनियां आईं। ठीक उसी तरह क्लीन टेक बबल का फटना ये नहीं बताता कि हमें नए एनर्जी सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है। तो फिर एनर्जी 2.0 का रास्ता क्या है? ये रास्ता बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे और फोकस्ड सॉल्यूशन से शुरू होगा। मतलब एक छोटा सा मार्केट ढूंढो और उस पर छा जाओ। जैसे फेसबुक ने सिर्फ एक कॉलेज कैंपस से शुरुआत की थी, हो सकता है अगली बड़ी एनर्जी कंपनी किसी दूर दराज के द्वीप को 24 घंटे बिजली देकर या फिर मिलिट्री बेस के लिए छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर उभरे। बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए शुरुआत अक्सर छोटी ही करनी पड़ती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए हमें पहले छोटा सोचना सीखना होगा? कभी सोचा है कि जिन लोगों ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, वे अक्सर इतने अलग क्यों होते हैं? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। फाउंडर के उस विरोधाभास को समझने वाले हैं कि कैसे कुछ असाधारण सफलता पाने के लिए एक असाधारण व्यक्तित्व का होना भी जरूरी हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है पेपैल से। इसके 6 फाउंडर्स में से 4 ने पता है क्या किया था?
हाई स्कूल में बम बनाए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब ये सिर्फ कोई अजीब फैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे पैटर्न की तरफ इशारा करता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। आखिर इन लोगों में ऐसा क्या खास था? और बात सिर्फ हाई स्कूल की शरारतों तक ही सीमित नहीं थी। पेपैल के जो फाउंडिंग टीम थी ना, वो किसी भी दूसरी टीम जैसी नहीं थी। सोचिए, वो सब बहुत जवान थी। उनमें से ज्यादातर अप्रवासी थे और लगभग सभी ने अपने जिंदगी में किसी न किसी बड़ी मुश्किल का सामना किया था। एक तरफ से वे सब आउटसाइडर थे जो दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या पेपैल बस एक इकलौता उदाहरण है या ये किसी बड़े नियम का सबूत है? क्या वाकई में सफल होने के लिए थोड़ा हटके होना जरूरी है? और अगर ऐसा है तो वो कौन से गुण हैं जो सच में मायने रखते हैं? चलिए इस गुत्थी का सुलझाते हैं। इसका जवाब ना एक बड़ी ही दिलचस्प थ्योरी में छिपा है, जिसे कहते हैं फाउंडर का विरोधाभास। ये थ्योरी कहती है कि सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स औसत नहीं होते, वे तो चरम सीमाओं के इंसान होते हैं। आइए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों की जो पर्सनालिटी के गुण हैं वो एक बेल कर्व यानी घंटी जैसे ग्राफ पर आते हैं। मतलब हम न तो बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, न ही बहुत ज्यादा बातूनी। हम कहीं बीच में होते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फाउंडर्स वो नॉर्मल नहीं होते। फाउंडर्स के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। वो बीच में नहीं होते, वो होते हैं दोनों छोर पर। जरा सोचिए कि उस बेल कर्व को उल्टा कर दिया गया है। उनमें एक ही समय में दो बिल्कुल विपरीत गुण हो सकते हैं, और यही विरोधाभास उन्हें इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। एक फाउंडर एक ही समय में इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों हो सकता है। हो सकता है कि उसकी जेब में कैश ना हो, लेकिन कागज पर वो अरबपति हो। वो इतना करिश्माई हो सकता है कि लोग उससे प्रेरणा लें, और साथ ही इतना बदमिजाज कि उसके साथ काम करना मुश्किल हो जाए। इन्हीं विरोधाभासों का मेल है जो उन्हें इतना असरदार बनाता है। लेकिन ये विरोधाभासी फाउंडर कोई आज की बात नहीं है। असल में ये एक बहुत ही पुराना आर्कीटाइप है, जिसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं और कहानियों में मिलती हैं। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। ओडिपस की कहानी को ही ले लीजिए। जन्म के समय उसे छोड़ दिया गया था, एकदम पक्का आउटसाइडर, लेकिन फिर भी वो एक महान राजा बना। या फिर रोम के फाउंडर रोमुलस, उसने अपने ही भाई की हत्या की, फिर भी उसी ने शहर के कानून बनाए। ये दोनों ही विरोधाभास के जीते जागते उदाहरण थे, इनसाइडर भी और आउटसाइडर भी। इस विरोधाभास की गहराई को समझने के लिए हमें बलि का बकरा या स्केपगोट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पुराने जमाने में बलि का बकरा सिर्फ वो नहीं होता था जिस पर इल्जाम लगा दिया जाए। ये एक पूरा सामाजिक तंत्र था, एक ऐसा इंसान जिस पर पूरा समाज अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां डाल देता था, ये सोचकर कि उसे हटाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पर असली विरोधाभास है। बलि का बकरा एक ही समय में सबसे कमजोर भी है और सबसे ताकतवर भी। वो अपनी पीड़ा में बेबस है, लेकिन फिर भी समाज को बचाने की चाबी उसी के पास है। ये पूजा और बलिदान का अजीब सा संगम ही असल में राजशाही की जड़ है। अच्छा, अब इस पुराने आइडिया को आज की दुनिया में लेकर आते हैं। ये देखकर हैरानी होती है कि ये पैटर्न आज भी कितना सच है, खासकर टेक्नोलॉजी और सेलिब्रिटी कल्चर की दुनिया में। जरा हमारे आज के राजाओं और रानियों के बारे में सोचिए। हमारे सेलिब्रिटीज एल्विस प्रेस्ली, माइकल जैक्सन, ब्रिटनी स्पीयर्स, हम उन्हें पूजते हैं, उन्हें सिर पर बिठाते हैं, और फिर जैसे ही वो लड़खड़ाते हैं हम ही उन्हें नीचे गिरा देते हैं। ये वही बलि का बकरा वाला चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। हॉवर्ड ह्यूज 20वीं सदी के फाउंडर विरोधाभास का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक शानदार आविष्कारक और दिलेर पायलट, वो एक अमेरिकी हीरो थे, लेकिन एक भयानक प्लेन क्रैश के बाद वो दुनिया से कट गए और एक ऐसे इंसान बन गए जिनसे लोग डरते भी थे और आकर्षित भी होते थे। ये एक आदर्श मिसाल है कि कैसे एक हीरो को समाज से बाहर किया जा सकता है। और फिर आते हैं बिल गेट्स, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर कंपनी बना डाली। वो एक पक्के आउटसाइडर थे जो आखिरकार सबसे बड़े इनसाइडर बन गए। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे फाउंडर का विरोधाभास आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकता है। लेकिन बिल गेट्स की इस जबरदस्त कामयाबी के साथ ही बलि का बकरा बनने का चक्र भी शुरू हो गया।
जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने बाजार पर अपना दबदबा बनाया, सरकार हरकत में आ गई। कल तक जो गेट्स हीरो थे, अब विलेन बना दिए गए थे और उन्हें उनकी ही कामयाबी की सजा मिल रही थी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, स्टीव जॉब्स। एप्पल, जिस कंपनी की उन्होंने शुरुआत की थी, उसी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। लेकिन जब कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई तो उन्होंने किसे वापस बुलाया? जॉब्स को, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ उनकी अनोखी विरोधाभासी सोच ही कंपनी को बचा सकती है। और जॉब्स ने कंपनी को बचाया भी। उनके नेतृत्व में एप्पल ने आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स निकाले और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। ये इस बात का सबूत है कि एक फाउंडर की ताकत कितनी अनोखी होती है, भले ही वो कितने भी विरोधाभासों से क्यों ना भरा हो। तो इन सब कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये जो फाउंडर का विरोधाभास है, ये सिर्फ एक दिलचस्प थ्योरी नहीं है। इसका असली दुनिया में बिजनेस और खुद फाउंडर्स के लिए बहुत गहरा मतलब है। कंपनियों के लिए सबक ये है, जो लोग अजीब लगते हैं उन्हें अपनाएं, क्योंकि अक्सर वही लोग होते हैं जो दुनिया को बदलते हैं। और फाउंडर्स के लिए एक चेतावनी है, हमेशा याद रखें कि तारीफ कब बदनामी में बदल जाए कोई नहीं जानता। ये एक दो-धारी तलवार है जिस पर बहुत संभल कर चलना पड़ता है। और हम इस बात को इस आखिरी चेतावनी के साथ खत्म करते हैं। एक फाउंडर के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो अपने ही बनाए मिथक पर यकीन करने लगे। जब ऐसा होता है तो वो हकीकत से दूर हो जाते हैं और जो फाउंडर का विरोधाभास उनकी सबसे बड़ी ताकत था, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इस पर सोचने की जरूरत है।